दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया जो है भ्रष्टाचार से परेशान है। विभिन्न सरकारी योजनाएँ केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक जनहितैषी कई योजनाएँ लाती हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुँच पाता। बीच में ही जो पैसा होता है उसकी बंदरबाट हो जाती है। ऐसे में एक संस्था है राम राज्यम। संस्था काफ़ी समय से काम कर रही है और संस्था एक अधिनियम पे काम कर रही है जिसे नाम दिया गया है कि अधिनियम विश्व गुरु। और संस्था का ये दावा है कि इस अधिनियम के आने के बाद 100% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और सरकार की सभी योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों तक मिलेगा और वास्तविक लोग उसका लाभ उठा पाएँगे और सीधा-सीधा लाभ जनता को मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे एक राम राज्य की कल्पना गांधी जी ने की थी, जैसा राम राज्य के बारे में हमने किताबों में पढ़ा है। आज इस संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं संस्था राम राज्यम से दीपक जी पवार। वैसे नमस्कार, मैं एडवोकेट दीपक सिंह पवार। राम राज्यम जो संस्था है वो लगातार भ्रष्टाचार किस प्रकार समाप्त हो सकता है इस अधिनियम पे काम कर रही है। जी। अब अगर अपन किसी अधिनियम की बात करते हैं तो अधिनियम तो तब कहलाता है जब संसद लोकसभा द्वारा पारित कर दिया जाए तो कानून कहलाता है। जी। इसे अभी अपन प्रस्तावित कहेंगे जी। कि प्रस्तावित कानून है। जी। अब जब अपन किसी कानून के संदर्भ में बात करते हैं, कोई बड़े विषय पर बात करते हैं, जी। तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका हो जाती है। जी। कि आपका संविधान आपको परमिट करता है या नहीं करता है। हुँ। तो ये बातें उनके लिए भी जानना जरूरी है जो लॉ से रिलेटेड नहीं है, एक देश के आम नागरिक हैं, उनको भी चीजें समझना चाहिए कि जो संविधान का जो अनुच्छेद है जिसको हम 245 अनुच्छेद बोलते हैं, वो राज्यसभा और लोकसभा को कानून लाने की अनुमति देता है। और जो आर्टिकल 246 है वो उनके सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि केंद्र किस विषय पे कानून ला सकती है, राज्य किस विषय पे कानून ला सकती है जी। और दोनों सरकारें किन विषय पे समान रूप से कानून बना सकती है। जी। तो ये संविधान संशोधन बताने का तात्पर्य यह है कि जब भी कोई कानून आता है नया, क्योंकि आप अधिनियम लाने की बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सारी एक्सरसाइज करना पड़ती है, तो ये थोड़ी सी समझ होना संविधान के विषय के लिए सभी के लिए जरूरी है, जो आम जनता को होना चाहिए। जी। दीपक जी, भारत की आज़ादी से लेकर के आज 2022 तक कई सारे राजनीतिक विषयों में, राजनीतिक एजेंडों में हो या सामाजिक एजेंडों में मुद्दा लगातार उठता आया है भ्रष्टाचार का। लेकिन भ्रष्टाचार पे जितनी मेहनत हुई है उसे खत्म करने के लिए भ्रष्टाचार उतना ही बड़ा है। ऐसे में आप या आपकी संस्था किस आधार पे ये दावा कर रही है कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे? विनोद जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, अगर आप किताब के फ्रंट पेज से आगे बढ़ेंगे, जो उसकी इंडेक्स है, तो उसमें हमने पॉइंट टू पॉइंट सारे विषयों को आगे बढ़ाया है। जी। जैसे उसमें पहले आप परिचय समझना चाहेंगे कि अधिनियम विश्व गुरु क्या है। अधिनियम विश्व गुरु का मेन उद्देश्य देश का 100% भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी 100% समाप्त करना है। जी। ये हमारा उद्देश्य हो गया। अब भैया, देश में कानून कौन बनाता है? मैं सरल भाषा में बात करूंगा, क्योंकि मैं कानूनी भाषाओं में बात इसलिए नहीं करूंगा कि देश का एक आम व्यक्ति भी उस चीज को बड़ी आसानी से समझ सके। तो मैं बहुत सरल भाषा में बताना चाहूंगा कि देश के सबसे टॉप पर कौन बैठता है? देश का प्रधानमंत्री बैठता है, वित्त मंत्री उसके अंडर में आता है ना, क्योंकि पैसे के लेन देन से कोई भी विशेष होगा तो वो वित्त मंत्रालय के अंडर में आएगा। उसी प्रकार से पैरेलल नीचे सब बॉडी चलती है। लोकसभा का बहुमत प्रधानमंत्री तय करता है। अब लोकसभा में जो सांसद जाते हैं उनको कौन चुनता है? उसको जनता चुनती है, यानी जनता जनार्दन। यदि जनता को लगता है कि कोई कानून ऐसा है जिसके आने के बाद देश का 100% भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी समाप्त हो सकती है और जनता को लगता है कि इस विषय को आगे बढ़ाना चाहिए, तो जनता ही जनार्दन है और वही सर्वोपरि है। यदि आप जनता को ये यकीन दिला सकते हैं कि इस अधिनियम के बाद ये फायदे उनको मिलने वाले हैं जो किताब के अंदर लिखे हैं, जिसपे अपन एक एक करके बात करेंगे, तो यदि जनता ने ठान लिया तो ऑब्वियसली देश में वो सरकार आएगी जो इस कानून को ला सके। अब देखिए क्या रहता है, एक नई चीज जो समझने वाली बात है, अगर भारत देश से धारा 370 हट सकती है तो कोई भी कानून आ सकता है। तो अपन को ये मानना है कि यह कानून आने के बाद जो इसमें लिखा है वह 100% देश की जनता को मिलने वाला है। जी। दीपक जी, इसमें बड़ा संशय ये है कि आज अगर अपन देखें तो सरपंच से लेकर के तो सेंट्रल मिनिस्टर और पटवारी से लेकर के तो सीएस लेवल तक के लोगों पर जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई शिकायत जो है उनके खिलाफ पेंडिंग है। ऐसे में कौन सा सिस्टम आपको इस अधिनियम को सपोर्ट करेगा जिससे कि उनकी सारी दुकानदारी बंद होने की संभावना है? देखिए विनोद जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है।
अपन एक एक करके अधिनियम के बिंदुवार जो इंडेक्स के जो पॉइंट हैं एक एक करके मैं उस पर आगे आना चाहूंगा। क्या रहता है कि देखिए, अभी भ्रष्ट कौन है, किताब में एक बहुत बड़ा प्रश्न इसमें लिखा है, जिसमें मैंने उसका उत्तर लिखा है कि भ्रष्ट ना तो विनोद शर्मा है, ना दीपक पवार है जी, ना कोई कलेक्टर है, ना कोई कमिश्नर है, भ्रष्ट ये सिस्टम है जी। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। जब एक कोई नया व्यक्ति आईएएस बन के कलेक्टर आता है तो उसकी बड़ी इच्छा होती है देश की सेवा करने की, लेकिन जब वो 1-2 साल वो सिस्टम में रहता है तो उसको समझ में आ जाता है जी कि अगर मैं सिस्टम के साथ मेरे को सर्वाइव करना है, मुझे इंदौर में कलेक्ट्री करना है या कहीं अच्छी जगह कलेक्ट्री करना है, तो सिस्टम को अडॉप्ट तो करना पड़ेगा। और यदि मैं सिस्टम के बाहर जाऊंगा तो सिस्टम आपको ही समाप्त कर देगा। तो इसीलिए ये जो सिस्टम को दुरुस्त करने की जो बातें हो रही है, घूम फिरा के वापस मैं उसी विषय पे आता हूँ कि जब तक देश की जनता एक विषय को समझ के उस विषय को समझने के बाद ऐसे मजबूत लोगों को लोकसभा तक भेजेगी, और जब इस ताकत का प्रधानमंत्री आएगा कि वो चाहे कि मुझे भ्रष्टाचार समाप्त करना है, आज मोदी जी अगर 370 समाप्त कर सकते हैं और अगर उनके पास कोई फॉर्मूला है जिसको जनता अगर स्वीकृति देती है जी, तो ये भी कानून देश में बहुत अच्छे से आ सकता है। अब वापस से आपका वही विषय कि कैसे आएगा जी, तो देखिए भूमिका बताने का मतलब ये रहता है कि उसका एक आपको एनालिसिस एक एक स्टेप से होगा तो बड़ा आसानी से, एक मैंने आपसे कहा कि मैं सरल भाषा में समझाना चाहूंगा। क्या होता है, अब जब अपन भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, हमारे अनुसार अभी अपन सिर्फ आर्थिक भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं जी। आर्थिक भ्रष्टाचार के अलावा राजनीतिक भ्रष्टाचार है, धार्मिक भ्रष्टाचार है, अपन उन सभी विषयों पर बाद में आएंगे जी, है ना। लेकिन अभी अपन सिर्फ आर्थिक भ्रष्टाचार पे बात करेंगे। अगर एक आम व्यक्ति से आप आर्थिक भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो उसके दिमाग में अगर आप उससे कोई भी उदाहरण पूछेंगे तो सबसे पहले उसके दिमाग में एक ही उदाहरण आता है कि भैया मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ और पुलिस वाले ने मेरी गाड़ी रोकी, मेरे कागज वगैरह सब कंप्लीट थे, कुछ थोड़ी सी कमी थी और मुझे छूटना था तो मैंने उसको 500 रुपये दे दिए या 100 रुपये दे दिए। ठीक है, एक भ्रष्टाचार का आपको सिस्टम पता चला कि उसने नगद करेंसी उसको हाथ में पकड़ा दी। ये भ्रष्टाचार का आपका पहला स्टेप हो गया। अब थोड़ा से बड़े भ्रष्टाचार पर आते हैं। अच्छा, बड़ा भ्रष्टाचार कि मेरे को कोई टेंडर पास कराना है, मैं कहीं लिक्विडिटी नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैंने बोला विनोद शर्मा जी मैं आपको कार गिफ्ट कर देता हूँ। तो अब आपने मुद्रा लिक्विडिटी की जगह किसी वस्तु से उस भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाया। अब इसी प्रकार से आप अन्य करेंसी जो दूसरी भाषाओं में दूसरी करेंसियों का उपयोग होता है वो अलग मायने में आती है, वो आप समझ लेंगे, मैं उसको आगे बताऊंगा विस्तृत तौर से वो क्या होती है। लेकिन अभी आप इन दो विषयों को कॉन्सेंट्रेट करें। हमारे अधिनियम का जो मुख्य, जो हमारा शोध का जो मेन उद्देश्य है, क्या था कि जीवन के प्रथम काल में जब सभ्यता स्टार्ट हो रही थी तो अपन अनाज के बदले अनाज से लेन देन करते थे। अनाज के बाद फिर आप किस पे आ गए, स्वर्ण मुद्रा ताम्र मुद्रा पर आ गए, और स्वर्ण मुद्रा ताम्र मुद्रा के बाद आप कहाँ पर आगे बढ़ गए, कागज के नोट आ गए, है ना। अब कागज के नोट से भी आप आगे बढ़ चुके हैं। कागज के नोट से आप कितना आगे बढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी पर आ गए आप। यानी आज से जब 8 साल पहले हम इस विषय पे बात करते थे कि भविष्य में कोई 10 रुपए सब्जी वाला पेटीएम से, एटीएम से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेगा तो हमको समझाना बड़ा इम्पॉसिबल हो जाता था, क्योंकि उस समय इन लोगों ने ऐसा कुछ भी देखा नहीं था। तो अगर हमें देश का 100% भ्रष्टाचार समाप्त करना है तो सबसे पहले देश में फिर से होगी नोटबंदी। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि फिर लोगों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा, फिर से एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होगी। देखिए नोटबंदी हमारी किताब में 2008 में भी लिखी थी। 2008 में हमारी किताब मार्केट में आ चुकी थी, जिसकी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इंदौर प्रेस क्लब में कर चुके थे, और हमारी किताब के अंदर उन सारे अखबारों का हेडिंग भी लिखा हुआ है कि उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या कहा था। हमने तब भी कहा था कि यदि हमको कोई गलत सिद्ध करेगा तो हम उसे 1 लाख का नगद इनाम देंगे। लेकिन जब सबने वो सारी चीजें पढ़ी समझी तब उन्होंने भी कहा कि हाँ यार आप बिल्कुल सही विषय पे और अच्छी बात कर रहे हैं। अगर ये कानून आ जाता है तो वाकई संभव नहीं है कि कोई भ्रष्टाचार कर सके। एक बड़ा विषय है कि भाई जैसे मैंने आपसे कहा कि लंबे समय से चला आ रहा है और बढ़ता गया है, कई वादे हुए, बड़े बड़े कमिटमेंट हुए कि साहब वो आएंगे, हम आएंगे तो ये करके दिखाएंगे, ये करके दिखाएंगे। आज कई सारे अधिनियमों पे भी कहा गया है कि एक के बाद एक लगाम इस चीज पे आएगा तो ये लगाम कसी जाएगी, ये होगा, लेकिन हर जगह कहीं ना कहीं एक तोड़ निकाल लिया जाता है किसी न किसी चीज के बीच का। ऐसे में देश की जनता आपके जो दावा है उस पर कैसे यकीन करें? हाँ विनोद जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आगे बढ़ने के पहले इस विषय को क्लियर होना बहुत जरूरी है जी। मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा सरल भाषा में, क्योंकि आम जनता उसको आसानी से समझेगी। देश में कानून की किताब लिखी गई है,
जिसको आप सबसे बड़ी किताब बोलेंगे तो संविधान बोली जाती है, उसमें स्पष्ट हर अनुच्छेद के विषय में जानकारी दे रखी है। लेकिन हर बार कानून के समय कोर्ट की राय भी अलग अलग हो जाती है। यानी एक ही कानून पे आप हाई कोर्ट के जज हैं, आपकी राय अलग है, मेरी राय अलग है। जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो उसकी राय अलग हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना आप। जब ताकतवर सरकार आती है, ताकतवर सरकार यानी जब कोई स्पष्ट बहुमत से सरकार आती है, तो वो यूं हो जाती है। मजबूत सरकार के अगेंस्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट प्रयोग नहीं करती है। प्रयोग यानी कुछ नए तरह के फैसले लेने से बचती है। हमारे हिंदुस्तान में जब संविधान का उदय हुआ, भीमराव अंबेडकर जी उस सभा के अध्यक्ष थे जिसने ये पूरा संविधान बनाया। देखिए, कानून की बात बार बार इसलिए आ रही क्योंकि अपन को कहीं ना कहीं इस विषय से अपन जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही। तो जब संविधान सभा में हर विषय को रखा जा रहा था, पूरे संविधान को रखा जा रहा था, तो उसमें क्या था कि उसमें वोटिंग का प्रावधान था कि अगर कोई विषय पे दिक्कत आएगी तो हम वोटिंग करेंगे। लेकिन पूरी सभा ने किसी भी विषय पे वोटिंग करी ही नहीं है। वोटिंग नहीं हुई, उसका मतलब क्या था कि अगर कोई विषय में कोई विरोध आता था तो वो आपस में सहमति बना के उसको सॉल्व करते थे। और ये विरोधाभास आपके संविधान में समा गया। अब बड़ा रोचक मामला देखिए आप। नेहरू जी के समय एक शंकरी प्रसाद करके मामला आया कि हम किसी को आरक्षण देना चाहते हैं, है ना। माननीय उच्च न्यायालय ने क्या कहा, आप बिल्कुल सही हैं, आप बिल्कुल सही साठ आरक्षण दे रहे हैं, संविधान के अनुरूप दे रहे हैं। फिर बीच में 2-4 मामले हो रहा है। फिर एक मामला आता है गोलकनाथ, जो शंकरी प्रसाद से पूरा मामला चला आ रहा था आरक्षण का कि आप सही हैं, वो गोलकनाथ में जाके गोल हो गया। अब कोर्ट ने क्या बोल दिया कि नहीं भैया गलत था। अब देखो आप, फिर वो मामला फिर आगे बढ़ता है। फिर हिस्टोरिकल जजमेंट, हिंदुस्तान के आज तक का सबसे बड़ा जजमेंट आता केशवानंद भारती, जिसमें 13 जजेस की बेंच बैठी, जिसने ये फैसला दिया कि जो आरक्षण दिया जा रहा है, जो गरीब वर्गों को फायदा दिया जा रहा है, वो सही है। तो ये सारी कहानी सुनाने का मतलब यह है कि कोर्ट के निर्णय भी चेंज होते जाते हैं। लेकिन जब 13 पीठ ने एक साथ कोई विषय पे निर्णय दिया केशवानंद भारती पे, तो उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा सिद्धांत दिया। वो सिद्धांत ये था कि संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। मूल ढांचा क्या है, कोर्ट ने कहा हम आपको आगे बताएंगे। अब मैं आपको एक बहुत गंभीर और बहुत ज्वलंत एक छोटा सा उदाहरण देने जा रहा हूं, जिसको कि अन्यथा ना लें। पूरे देश ने इमरजेंसी का दौर देखा होगा। बिल्कुल देखा। एक बहुत प्रसिद्ध केस हुआ था एडीएम जबलपुर, मध्य प्रदेश का था। वो इमरजेंसी के अगेंस्ट था। तो कम से कम 6 हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था कि इमरजेंसी गलत है। फिर ये मामला जाता सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट कह देती इमरजेंसी बिल्कुल सही है। यानी वो 6 लोगों के जो फैसले थे वो शून्य हो गए। और जनता ने क्या भुगता, ये पूरे देश ने देखा है। और आखिरी में जब वही जज रिटायर होता है और आखिरी में वो खुद बोलता है कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन भुगता किसने। तो ये पूरी कहानी सुनाने का मतलब बस ये था कि आपको आपकी कानून की किताबों को भी कॉन्क्रीट करना होगा। कॉन्क्रीट का मतलब ये है कि अगर मैं ए समझ रहा हूं तो आप भी ए समझेंगे, अगर वो ए समझेंगे, ये ए समझेंगे, तो किताब कॉन्क्रीट हो गई। लेकिन अगर उसी विषय को आप ए समझ रहे हो, मैं बी समझ रहा हूँ, वो वी समझ रहा है और वो वी को ए समझ रहा है, तो देखने का नजरिया, हाँ, तो नजरिया एक रहेगा, तब जाके कानूनों में मजबूती आएगी और स्थायित्व आएगा। जी, जैसे आपने इस पूरी स्टडी की होगी भ्रष्टाचार को लेकर के, आपने पूरे रिपोर्ट बनाई, अधिनियम बनाया, तो आपने क्या पाया, किस तरीके से, मतलब आखिर भ्रष्ट क्या है, कौन है और उसकी जड़ कैसे है, और भ्रष्टाचार की वजह क्या है, लालच या फिर सहूलियत? देखिए विनोद जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है। भ्रष्टाचार, मैंने आपसे क्या बोला, सिस्टम करप्ट है, कोई भी व्यक्ति करप्ट नहीं है। अगर किसी के साधन संसाधन आप इतने मजबूत कर दें कि उसको इन सब चीजों की आवश्यकता ना पड़े, तो कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करना नहीं चाहता है। भ्रष्टाचार कब शुरू होता है, जब जरूरतों से, यानी आपकी इनकम कम है और जरूरतें ज्यादा हैं, तब भ्रष्टाचार शुरू होता है। अब जैसे देखिए, अपन अपने भ्रष्टाचार की बात पर आते हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त कैसे होगा। हाँ। जो सबसे मेन कारण है, जो जनता जानना चाहती है। तो देखिए, ये छोटी छोटी भूमिका इसलिए बताना पड़ती है कि आगे कोई बड़ी बात करने के पहले उनको छोटी सी बात समझ में आए। क्या होता है, जब देश में कोई सिस्टम आता है तो सिस्टम के साथ सब चलेंगे कि नहीं चलेंगे, ये बड़ा क्वेश्चन वाला मार्क होता है। मैं एक छोटा सा और उदाहरण देना चाहूंगा सरल भाषा में। जी, आप कभी दिल्ली गए होंगे विनोद जी? गए, है ना। जब मैं दिल्ली जाता हूँ तो वहां पर 2 साधन मिलते हैं मेरे को। एक मेट्रो ट्रेन मिलती है और एक लोकल ट्रेन मिलती है।
में एक गांव का टिपिकल आदमी आता है जो लोकल ट्रेन में जब सफर करता है तो वो बड़ा सा सामान लेकर आएगा, कहीं पे भी रख देगा, कहीं पे बैठ के कुछ खाने लगेगा, जहाँ इच्छा होगी वहां थूक देगा। अब वही गांव का व्यक्ति जो सारी हरकत लोकल ट्रेन में कर रहा है, लेकिन जैसे वो मेट्रो में जाएगा, कहाँ जाएगा? मेट्रो में जाएगा, प्रॉपर टिकट लेगा, टिकट लोग के काउंटर से निकलेगा, पूरी मेट्रो में सफर करेगा और सफर करने के बाद कहीं पे थूकेगा भी नहीं, महिला के सीट पे भी नहीं बैठेगा, और इसके बाद भी अगर एक दो लोगों ने हठधर्मिता कर दी तो उनका चालान 100% बनता है। तो आप देखिए कि एक ही व्यक्ति जब दूसरे सिस्टम में जाता है तो वो किस प्रकार से चेंज हो जाता है। तो ये बताने का कारण यह है कि अगर आपका सिस्टम मजबूत है, आपका कानून मजबूत है, तो कोई भी चाह के उसको बैरिकेड करके पार करने की कोशिश करेगा तो पकड़ा जाएगा और उसको उसकी पूरी सजा मिलेगी। और कई लोग तो उस मेट्रो सफर को बड़े आराम से आनंदित पूर्वक आगे बढ़ेंगे। जी, जैसे सपना बहुत अच्छा है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, बहुत अच्छा लगता है कि इसकी कल्पना मात्र से ही दिल खुश हो जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर मतलब कब तक लागू होगा, कैसे लागू होगा? अब आप बिल्कुल टेक्निकल पॉइंट्स पर आए हैं। देखिए, किताब का आपसे मैं एक पेज लेना चाहूंगा, फ्रंट पेज। देखिए, किताब के आप जब इंडेक्स में जाएंगे तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न लिखे हैं। अब मैं इन प्रश्नों के अनुसार चलता हूँ तो वो स्टेप बाय स्टेप जब सारी चीजें चलेगी तो बड़ी क्लियरिटी के साथ वो समझ में आएगा। संविधान में संशोधन करने की शक्ति आर्टिकल 368 में, जिस पर हम बात कर चुके हैं, कानून को लेके। देश को संचालित करने वाला तंत्र कौन है वो मैं आपको बता चुका हूँ, प्रधानमंत्री जी। बहुमत कैसे आता है वो भी आपको पता है, कैसे लागू होगा वो भी बता चुका हूँ। जनता जनार्दन क्यों है, क्योंकि अल्टीमेट में वो वोट डालेगी, वही अंतिम निर्णय जनता का ही रहेगा। फिर उसके बाद आप आ जाए भ्रष्ट कौन है, इस पर बात कर चुके हैं कि भ्रष्ट सिस्टम है। लागू कब होगा और उसका तरीका क्या होगा। मैंने आपसे बीच में एक बात कही थी कि आपको फिर से नोटबंदी के दौर से गुजरना होगा। अब आपको ऐसा लगता है कि लंबी लंबी लाइनों में वापस लगना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2008 की अगर आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा था कि सबसे पहले कौन सा नोट बंद होगा। उस समय सबसे बड़ा नोट उस समय 1000 का हुआ करता था, तो सबसे पहले 1000 का नोट बंद होगा। फिर उसके अगले महीने 500 का नोट बंद होगा। फिर उसके बाद 100 रुपए का नोट बंद होगा। अब थोड़ी सी करेंसी चेंज हो गई है, अब 2000 का नोट आ गया है, 500 का आ गया है। और ये जो आपकी करेंसी है, आप आधार कार्ड के आधार से किराने की दुकान से भी चेंज करा सकते हैं, आपको कहीं बैंक में लाइन लगने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। लेकिन इतना बड़ा सिस्टम लाने के पहले आप समझिएगा, हमारी किताब में लिखा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कितने लोगों को? 2 करोड़ लोगों। 2 करोड़ लोगों को। ये पहला रोजगार किसको मिलेगा? जो शिक्षित बेरोजगार है। कौन है? शिक्षित बेरोजगार। अब शिक्षित बेरोजगार को 4 घंटे काम करना पड़ेगा, तभी उसको 10,000 रुपए की तनख्वाह मिलेगी। अब उसका काम क्या है वो किताब में लिखा है। उसका यह काम है कि जब नोटबंदी होगी तो आपको कई लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। अगर अपन इस देश की आबादी मानते हैं, अगर इस देश की आबादी आप क्या समझेंगे विनोद जी? 1 करोड़ 140 करोड़ है ना। तो अगर अपन 2 करोड़ को मान रहे हैं तो एक व्यक्ति पे, यानी एक जो व्यक्ति है वो 50 के लगभग रेशो आएगा। अब एक व्यक्ति को 50 लोगों का सर्वे करना है। कितने लोगों का? 50 लोगों का। अब 50 लोगों का सर्वे एक परिवार में कितने लोग होंगे? कम से कम एक परिवार में 4 लोग। 4 लोग अपन मान लें। अब एक व्यक्ति को कितने परिवार का सर्वे करना है? 10 परिवार का। 10 लोग या 20 परिवार मान ले हाईएस्ट। आप तो छोड़िए, आप तो 50 परिवार मान लो। अब अगर एक शिक्षित बेरोजगार एक परिवार में भी रोज सर्वे करेगा तो 50 परिवार का सर्वे कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? कितने दिन में हो जाएगा? 50 दिन में, 50 है ना, यानी 1.5 से 2 महीने में आपका सर्वे समाप्त हो जाएगा। अब आपको कहीं पे भी नहीं जाना है। हमारी किताब में लिखा था कि सबको पहले आइडेंटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? आइडेंटिफिकेशन। किताब में उसका नाम था सिटीजन ऑफ इंडिया, जो आपने देखा आधार कार्ड के रूप में। हाँ। तो हमारी किताब का एक सब्जेक्ट तो पहले ही क्लियर हो गया है कि 90% लोगों के आधार कार्ड बन चुके हैं। अब लेकिन चूंकि ये जो व्यक्ति है, ये जिस एरिया का ये सुपरवाइजर होगा, ये जो 50 परिवार का जो इंचार्ज होगा, वो आपके घर आएगा। आपका आधार कार्ड अगर नहीं भी होगा तो उसके पास एक लैपटॉप होगी, उसकी खुद की एक मशीन होगी। मशीन वही जो आप आधार कार्ड को पे देख चुके हैं। अगर आपका आधार कार्ड नहीं तो हाथों हाथ आपका आधार कार्ड बन जाएगा, है ना। अब आपके से ये पूछेगा भाई आपके घर पे कितनी करेंसी है? आप बताएंगे कि सब मेरे घर पे 10,000 रुपए नगद है, कितना गोल्ड है, कितना सिल्वर है, ये सारी चीजें वो आपसे पूछेगा। अब आप ये सारी चीजें उसको क्यों बताओगे? ये आप इसलिए बताओगे किताब के अंदर जो फायदे लिखे अपन उस पर डिस्कस करना भूल गए कि इंसान ये क्यों करेगा। अपन बाद में उस पर भी आएंगे, लेकिन अपन इसी बात को आगे बढ़ाते हैं।
तो आपने उसको बता दिया कि साहब मेरे घर पे 100 ग्राम गोल्ड है, 25 ग्राम चांदी है, मेरे घर पे एक कार है, टीवी है, फ्रिज, जो भी वो आपसे सर्वे की एक सूची रहेगी उसके अनुसार आपका सर्वे कर लेगा। आपने 1 लाख रुपए आपके नगद दे दिए, वो आपको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस दे देगा। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है ना, वो किस प्रकार काम करेगा उस बात पे भी अपन आगे आते हैं, है ना। अब उस समय 20 के और 10 के नोट बंद नहीं होंगे। 20 और 10 के जो नोट रहेंगे वो बंद नहीं होंगे। स्टार्टिंग में प्रति परिवार को 10,000 रुपए तक की नगद राशि कैश इन हैंड रखने की अनुमति रहेगी जब स्टार्टिंग में कानून आगे बढ़ेगा। अब किताब के अंदर आप जब नियम उठा के देखेंगे तो नियम ये बोलता है कि बिना बिल के कोई व्यवहार मान्य नहीं होगा। बिना बिल के कोई व्यवहार मान्य नहीं होगा, है ना। फिर उसके आगे आप बढ़ोगे तो किताब के अंदर जो नियम लिखे हैं वो पेज नंबर में किताब में मेंशन है, मैं आपको सब बताऊंगा कि अगर आप कोई वस्तु खरीदते हो, कोई सामान खरीदते हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि सामान आपने कहाँ पे उपयोग करेंगे, कहाँ ले जाके रखेंगे। जैसे मैंने कार खरीदी तो मेरा घर 1/1 बड़ा गणपति पर है, मेरी कार वहां खड़ी रहेगी, उसका उपयोग मैं स्वयं करूंगा। या मैंने टीवी खरीदी तो मेरे घर आएगी। अब मैंने बता तो दिया, लेकिन अभी सही है कि गलत कैसे पता चलेगा। अब आप उस व्यक्ति को 10,000 रुपए तनख्वाह दे रहे हो, किसको, शिक्षित बेरोजगार को। अब उसको शिक्षित बेरोजगार मत बोलो, वो रोजगार वाला हो गया है। 10,000 रुपए उसको तनख्वाह मिल रहा है, लेकिन 4 घंटे उसको काम भी करना है। उसका सर्वे तो 1 महीने में निपट जाएगा। उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद उसका बहुत सिंपल सा काम रहा करेगा कि जो भी उसके 50 अकाउंट्स हैं, जैसे आपने अपने मोबाइल से कुछ भी खरीदा होगा तो उसकी डिटेल उसके लैपटॉप पे आ जाया करेगी। आपने सामानों पे बार कोड देखे होंगे, बिल्कुल बार कोड होते हैं। वो अपना लैपटॉप आपके पास लेकर आएगा, एक छोटी सी बार कोड की मशीन होगी। जैसा वो आपने कार खरीदी थी, बार कोडिंग कर दी तो वो बिल कट गया, है ना। आपने ये जो किराने की सूची लाए थे उसका बिल दिखा दो आप, क्योंकि वो उस लिस्टिंग में शामिल नहीं रहेगी, वो हो जाएगा आपका। आपने जो भी XYZ खरीदे वो क्रॉस चेक हो जाएगा कि आपने अपना जो पैसा खर्च करा है वो एक्चुअल हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से ये सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे आगे ये कब तक बढ़ता रहेगा, और इसमें किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं कि आप इस सिस्टम में शामिल हो। अब विनोद जी हो सकता है कि बहुत अमीर आदमी है, विनोद जी बोलते हैं कि मेरे को नोटबंदी में आना ही नहीं है, तो बताओ आप, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन हाँ, देश के 70% लोग अगर इस सिस्टम को अडॉप्ट कर लेते हैं तो उसको इस सिस्टम में आना ही पड़ेगा। एक बड़ा सवाल इसमें ये है कि जैसे आपने कहा नोटबंदी सिक्के दौर से फिर गुजरना पड़ेगा। अब ऐसे में बड़ी विडंबना ये है कि भाई जैसे 2016 में मोदी जी ने नोटबंदी की और था कि इतना लाख करोड़ रुपया काला धन आएगा। हाँ। लेकिन चूंकि बैंकिंग सिस्टम ने सरकार का साथ नहीं दिया और बैंकिंग सिस्टम ने काले धन को अपनी कमीशन के चक्कर में सफेद करने में काफी जोरदार जोर शोर से मदद की। ऐसे में वापस से अगर नोटबंदी होती है तो क्या गारंटी है कि नोटबंदी में फिर काला धन सफेद हो पाएगा, और अगर काला धन सफेद होगा तो कैसे होगा? ये जबरदस्त प्रश्न पूछा आपने विनोद जी। देखिए, जो अर्थशास्त्री हैं, जो इस विषय को समझते हैं, नोट एक ऐसा विषय है, यानी मेरी इच्छा हो तो मैं प्रिंटिंग प्रेस चालू कर लूं और जितनी इच्छा होगी उतने नोट छाप लूंगा। RBI भी ऐसा कर सकता है, वो तो मालिक है नहीं, लेकिन एक इंटरनेशनल लॉ होता है। अगर आपको आपके देश की करेंसी छापना है, बनाना है, तो आप क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट आपको गोल्ड रिजर्व बैंक में रखना पड़ता है। अब आजकल थोड़ा सा सिस्टम मॉडिफाई हो गया तो प्लेनेटम्स पे आप रख सकते हैं। तो जो आप कीमती वस्तु जिस अनुपात में रखते हैं उतनी ही आप करेंसी देश में छाप सकते हैं। ऑब्वियसली अब जब ये इलेक्ट्रिक सिस्टम आएगा, इलेक्ट्रॉनिक ये जो सिस्टम आपके ऊपर अडॉप्ट किया जाएगा, तो इसमें जितनी भी करेंसी चेंज हो रही है वो एक व्यक्ति एंट्री कर रहा है। कौन एंट्री कर रहा है? एक व्यक्ति। वो 50 व्यक्तियों पर जो एक व्यक्ति है उसको आप अपना मित्र बोल लो। क्या बोल लो? मित्र बोल लो। आपका मित्र बोल लो। कौन सा मित्र हो गया? डेली कलेक्शन मित्र हो गया। जैसे आपने देखा होगा छोटी छोटी संस्था में डेली कलेक्शन एजेंट होते हैं, तो आपका मित्र हो गया। वो आपका पूरा चिट्ठा बना रहा है बैठ के। क्या कर रहा है? हाँ। अब मेरा आपसे एक छोटा सा, बहुत छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, समझे और समझाने की दृष्टि से, कि आप तो समझ लो कि थोड़ी देर के लिए कानून देश में आ गया है ना, अब इसको आपने अडॉप्ट भी कर लिया। अब आपकी करेंसी आप गलत तरीके से उनको खर्च करके आप बताने की कोशिश करें जो किताब के अनुसार है। अब आपको किसी पुलिस वाले को रिश्वत देना है, कैसे देंगे आप? किताब में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि जब ये कानून आएगा तो सभी शासकीय कर्मचारियों को ये सिस्टम अपनाना कंपलसरी हो जाएगा। जब एक व्यक्ति उसके अकाउंट्स की जो चेक इन करेगा, उसका अकाउंट नेट पे ओपन रहेगा कि देश का कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि आज इंदौर के कमिश्नर के खाते में कितना अमाउंट था और शाम को कितना हो गया, कि उसके फैमिली मेंबर्स के अकाउंट्स में कितना खाता था। अगर आप सरकार से रिलेटेड हैं तो आपके अकाउंट्स नेट पे ओपन रहेंगे।
कि देश का कोई भी व्यक्ति उसको देख सकता है, ऐसा किताब के अंदर लिखा हुआ है। मैं अब आपसे पूछना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा किताब पढ़ें और इस सिस्टम में थोड़ा सा भ्रष्टाचार करके मुझे दिखाना चाहें कि आप किस प्रकार से भ्रष्टाचार करेंगे, तो थोड़ा सा मजा आएगा अपने को। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अब आपको किसी को रिश्वत देना तो आप दें, कैसे देंगे आप बताइए मुझे। नहीं, अगर रिश्वत पे अगर पूरी तरह प्रतिबंध हो गया है, लग गया तो फिर हाँ भ्रष्टाचार पे तो कैसे देंगे। हाँ, मैं वही आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कैसे दोगे आप? चारों तरफ से मॉनिटरिंग हो रहा होगा तो वो ले गए ही नहीं। हाँ, तो कैसे करोगे आप भ्रष्टाचार? सोचो, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। फिर तो आपको गिफ्ट देना चाहेंगे उसको? हाँ, गिफ्ट देखिए, सोचेंगे कि गिफ्ट ले ले, कभी भाई नगद नहीं ले रहा है तो गिफ्ट ले ले, लेकिन ताकि उसके अकाउंट में भी नहीं दिखेगी। अब अगर वो गिफ्ट लेता है तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि अगर आप कोई सामान खरीदते हैं तो बिल पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप उसका उपयोग कहाँ करेंगे। अब वो आपने खरीदा है तो आपके अकाउंट में शो हो रहा है, वो आपका दीपक जी ये भी तो है कि जो मैंने रीजन बताया वो सही भी है या नहीं है। अब मैं इसी बात पे तो आ रहा हूँ। भाई आपने मुझसे बिल लिया और बिल में आपने कहा कि आपको बताना होगा, ठीक है बताना होगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो सही है या नहीं है। आप क्या बताना चाह रहे हैं कि आपने जो सामान खरीदा है कि नहीं खरीदा, इस पे आना चाह रहे हैं? मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आपने कहा कि साहब जो है आप जो भी सामान खरीदेंगे उसमें आपको रीजन, उसके बिल में आपको बताना पड़ेगा कि ये सामान आपने क्यों खरीदा है। नहीं, ये नहीं बताना है। हाँ, आप गलत चले गए। उस पर आपको बिल को ये लिखना है कि इसका उपयोग मैं इस पते पे रहता हूँ, यहाँ किया जाएगा, मैं खरीद रहा हूँ तो मेरे द्वारा किया जाएगा, मेरे परिवार के द्वारा किया जाएगा, बस इतना सा बिल पे बताना है। और जब वो मित्र आपके घर पे वो चेक कर लेगा सामान तो उसको क्रॉस चेक कर देगा। वो पहली बार आया, आपके घर गाड़ी खड़ी नहीं दिखाई दी तो आपने बोला भैया पापा घूमने लेके गए, तो बारकोड कटेगा नहीं जब तक वो बिल फटेगा नहीं, सिस्टम में अटका रहेगा। दूसरी बार भी ऐसा हुआ, तो वो मैंने आपको बताया था ना मेट्रो ट्रेन की कहानी, फिर सर्वेलेंस होता है, फिर पकड़ा जाते हैं। तो किताब में आप आइएगा तो आपको पहली बार ऐसा करने पे 1 साल की सजा है और सामान का 10 गुना पेनल्टी है, और दूसरी बार ऐसा करने पे 10 साल की सजा है और 100 गुना पेनल्टी है। वेरी गुड। दीपक जी, जैसे हमारे देश में कोई भी योजना बनती है या काम होता है तो एक कहा जाता है कि पायलट प्रोजेक्ट है। है ना, वैसे उसी तरीके से जैसे आपने ये अधिनियम प्लान किया है तो कोई इसका पायलट प्रोजेक्ट बना के कुछ एक्सपेरिमेंट करने को प्रयास किया, मतलब एक जगह जहाँ पे आपने काम किया? बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। देखिए, पायलट प्रोजेक्ट सक्सेस का होता है, मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपने बंधन बैंक का नाम सुना है? जी सुना है। हाँ, बंधन बैंक क्या था? 10 महिलाएं छोटा छोटा एक समूह बनाती थी, आपस में पैसा इकट्ठा करती थी, लोन बांटती थी। एक छोटे से मोहल्ले से वो प्रोजेक्ट चलते चलते बैंक बन गया। क्यों बैंक बन गया? क्योंकि उसका सिस्टम था कि लोग बाग ईमानदारी से पैसा जमा करते थे और लेते थे। तो ये पायलट प्रोजेक्ट तो आपका आंखों देखा हुआ है कि अगर समूह के माध्यम से कोई चीज आगे बढ़ेगी। अब जैसे मैं बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, अपन बहुत आगे निकल गए हैं, मैं थोड़ा सा आपको और पीछे लाना चाहूंगा। अभी तो आप मेरे से ये पूछिए कि आप बोल रहे हो कि एक आम व्यक्ति को 10 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा, सीसी लिमिट मिल जाएगी हर एक व्यक्ति को, तो क्या देश के पास इतनी करेंसी क्या उसको हर व्यक्ति को 10 लाख का लोन बांट दोगे? बिल्कुल। तो यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि सीसी लिमिट का मतलब ये होता है कि जब आप बैंक से पैसा निकालते हैं तो उस पर क्या लगता है? इंटरेस्ट लगेगा। अगर सीसी लिमिट आप खर्च नहीं करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब एक और मजेदार बात सुनिए आप, मैंने आपको 10 लाख रुपए का लोन दे दिया सरकार ने, हमने आपको लोन दे दिया। अब आपकी इच्छा, आप जाओगे साहब कल गाड़ी खरीद लाओगे, कोई 2 व्हीलर उठा लाओगे, 4 व्हीलर उठा लाओगे, हाँ आप घूमने चले जाओगे परिवार के साथ, पिकनिक बना के आ जाओगे। लेकिन हमारे सिस्टम में ये भी नहीं है, आप इसको भी तोड़ नहीं पाओगे। क्या होता है, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा बड़ा सिंपल भाषा में कि पब्लिक भी समझ सके। अपन जब किसी कंपनी की सिम को ऑपरेट करते थे तो अपन उसमें रिचार्ज डलवाते थे जी, कि एयरटेल टू एयरटेल फ्री हो जाए या बीएसएनएल टू बीएसएनएल फ्री हो जाए तो टॉक टाइम मिलता था कि 100 मिनट फ्री देते थे। तो उस नेटवर्क को आप कहीं और उपयोग कर पाते थे क्या? कि अपन ने कोई सॉफ्टवेयर डाल दिया तो चलो इस पर सब पे लगा लेंगे, ऐसा होता था क्या? नहीं होता। वेरी गुड। तो क्या होगा कि जब बैंक आपको लोन देगी तो लोन का आप क्या उपयोग करेंगे? वो उसमें लिखा रहेगा कि मैं कपड़े की दुकान खरीदूंगा तो होलसेल का भी दुकानदार आपका फिक्स है, वो भी अपना स्टॉक गलत नहीं बता सकता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग का स्टॉक वाला भी गलत नहीं बता सकता है। उल्टा अगर कोई स्टॉक गलत होगा तो सिस्टम आपको बता देगा कि आपके यहाँ 2 पीस ऊपर नीचे हो गए, लेकिन एक आम आदमी नहीं पकड़ पाएगा। तो ये अब आपका फर्नीचर वाला तय है, आप जो किराए से दुकान लोगे वो सारी चीजें फिक्स है। तो ये सब लॉक हो गया सिस्टम। अब मैं मोबाइल लेकर गया कि मतलब दारू पीने की आज इच्छा हो गई कि मैं दारू की दुकान पे गया कि सिस्टम से पेमेंट कर दूं, तो होगा क्या? नहीं होगा। अब मैं बोलूं कि इसी सिस्टम को मैं और आगे बढ़ाऊं, कार खरीदने जाऊं तो जा पाऊंगा क्या? लेकिन वो व्यापार से आप पैसे से व्यापार कर सकते हो और उसकी शुद्ध इनकम आप खर्च कर सकते हो, लेकिन लोन का पैसा नहीं कर पाओगे, सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है।
और कोई प्रश्न हो तो पूछिए विनोद जी आप। जैसे आपने बोला कि लोन के थ्रू ऐसा इस तरीके से लोन मिल सकेगा, लेकिन एक समस्या फिर ये भी आती है कि लोन रीपेमेंट को लेकर के भी आए दिन बैंक परेशान रहते हैं कि सब बैंक देखो लोन तो आपने बढ़ता कितना है कि अच्छा सवाल पूछा। व्यापार के लिए, उद्योग के लिए, और उसमें से 50% लोग इस्तेमाल करते हैं और 50% लोग लेके गायब हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। अब मैंने आपको 10 लाख की सीसी लिमिट का लोन दे दिया, अब आप थोड़ा सा अपने दिमाग से गायब होकर बताइए, उस पैसे को आप गायब करके बताइए, थोड़ा सा आपके दिमाग से आप आगे बढ़े कि आपने किसी दोस्त के अकाउंट में डाल दिया, फिर अपने अकाउंट में डलवा लिया, इसके अकाउंट में डलवा लिया, ये तो सब ट्रेसिंग हो रहा है। क्या आपका पैसा आखिरी तक 100 अकाउंट भी पार कर दोगे? नहीं, तो जैसा मैंने आपसे लोन लिया, जैसे नॉर्मल जैसे जिस तरीके से लोग करते हैं कि व्यापार के लिए पुराने सिस्टम में, पुराने सिस्टम में मेट्रो ट्रेन में व्यापार के लिए लेते हैं और बाद में फिर व्यापार को बता देते हैं कि सब नुकसान की वजह से हमने दुकान बंद कर दी। तो नुकसान हुआ ना। हाँ, कैसे हुआ नुकसान? आइडेंटिफाई करो आप सिस्टम को। आग लग गई, फुल इंश्योरेंस है, कोई दिक्कत ही नहीं, आपको पैसा ही नहीं चुकाना पड़ेगा। आप माल किसी को बेच के दिखाओ, जब वो डिस्ट्रीब्यूटर है नहीं तो माल बल्क में लेगा कैसे? आपसे लेगा कैसे? आप तो रिटेलर का कार्ड पे हो ना। तो व्यापार व्यापार होलसेल करेगा, रिटेलर करेगा और मैन्युफैक्चरिंग करेगा। अब इन सब बातों का एक बहुत अच्छा जवाब देता मेरे को, आपको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप मुझे कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ कि आप देश की डिमांड एंड सप्लाई पता कर सको। क्या आप ये बता सको कि एक साल में 100 सुई बनाना चाहिए कि 1000 सुई बनाना चाहिए? या आप मुझे कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ कि आपको पता हो कि मेरे को एक साल के अंदर 100 किलो गेहूं चाहिए पूरे देश के लिए कि 200 किलो चाहिए? ये कोई फॉर्मूला आपके? ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं हमारी किताब में। किसमें है? हमारी किताब में। तो फार्मूला कैसे जनरेट किया? अब वो फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन अब आपकी जो दुकानें हैं, अब हमको पता है कि किस व्यापार में कितने लोगों की आवश्यकता पड़नी है, कौन सा व्यापार कितना चलेगा, तो लोगों को रोजगार बड़ा ही सिस्टमेटिक ढंग से बटेगा। हम 10 साल का आगे का आपको बता देंगे। अब देखो, आप आज तक कभी किसी ने इस में सोचा ही नहीं है कि ऐसा कोई फॉर्मूला बन सकता है। अभी मैं आपसे उस फॉर्मूले पर डिस्कस करूंगा तो आप बोलोगे यार ये तो संभव है। क्या रहता है कि जब तक आप युवाओं को और देश की जनता को इन विषयों के सामने नहीं ले जाओगे, जब तक आप उनको इस पे सोचने के लिए मजबूर नहीं करोगे, तब तक उनका दिमाग उस पर काम करेगा ही नहीं। क्योंकि आज तक उनको क्या सिखाया गया है? भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता, गरीबी समाप्त नहीं हो सकती, बेरोजगारी समाप्त नहीं हो सकती। अब देखो, आप फॉर्मूला समझो, आप है ना। मैंने अभी आपसे एक बंधन बैंक की बात करी थी, बिल्कुल। उसमें बंधन बैंक के सिस्टम में कौन काम करता था? 10-10 महिलाओं के समूह, बिल्कुल, है ना। अब इस सिस्टम में आपको आना है। कौन सा सिस्टम में आपको आना है? अधिनियम विश्वगुरु में। अब विनोद जी, अगर आप आम व्यक्ति हो तो जैसे आप इस सिस्टम में आओगे तो आपको 10 लाख का लोन मिल जाएगा। कितने % ब्याज पे? मात्र 4% ब्याज पे। लेकिन आप उसका सिर्फ व्यापार कर पाओगे। क्या कर पाओगे? व्यापार कर पाएंगे। आपके लिए अच्छा है कि नहीं है? बिल्कुल अच्छा है। आप इस सिस्टम में आओगे तो अगर आपके घर से कोई एक शिक्षित बेरोजगार है तो उसको 10,000 रुपए की तनख्वाह मिलने लगेगी, लेकिन उसको 4 घंटे काम करना पड़ेगा। फिर अशिक्षित का क्या होगा भैया? उसको उसके बाद सेकंड स्टेप पे काम मिलेगा, उसको हम डिसाइड करेंगे। तो आप इस सिस्टम में आना चाहोगे कि नहीं आना चाहोगे? बिल्कुल आना। अगर आप एक सामान्य व्यक्ति हैं और आप इस सिस्टम में आ रहे हो तो 12/32 का जो पहला मकान है उस पर आपको 100% लोन सरकार देगी और उसकी पहली रजिस्ट्री फ्री रहेगी, किताब में लिखा है। तो आपने ऐसा कहीं कानून देखा कि पहले मकान खरीदने पे इतना पैसा बच जाए कि आपकी रजिस्ट्री फ्री हो जाए? कहीं देखा भी आपने वर्तमान में? बातें सुनी बस। हाँ, मोदी जी ऐसे नियम लाए हैं कि आप पहला मकान खरीदेंगे पहला तो आपको 2.5 लाख रुपए रिटर्न मिलेंगे, तो उसमें आपकी रजिस्ट्री फ्री हो रही है। हमारी किताब में आधार कार्ड था जो आप देख चुके हो, सिटीजन ऑफ इंडिया। मकानों पे पहली रजिस्ट्री फ्री होगी, वो भी आप देख ही रहे हो। 10 लाख तक के जो मकान है उनमें 1.5 लाख तक सरकार रिटर्न करती है ना, वो सिस्टम भी आप देख ही रहे हो। ऐसे और भी सिस्टम पे मैं चर्चा करूंगा जो आ चुके हैं। नोटबंदी आप देख ही चुके हो, अगर नहीं देख पाते तो समझाना भारी पड़ जाता। पूरा देख चुका, वरना देश बोलता आप क्या बात कर रहे हो, ये संभव ही नहीं है। तो जब ये आप चूंकि आप इस चीज से वाकिफ हो गए हो कि इस कानून में को आना चाहिए, मेरे परिवार के लिए बहुत अच्छा है, देश के लिए बहुत अच्छा है, भ्रष्ट लोगों के लिए ये सबसे बड़ा अभिशाप है, तो देश वाकई सुपर पावर हो जाएगा। तो भैया आपको अपनी एक लिस्ट हमको देना है। क्या लिस्ट देना है? आपको साल भर में क्या क्या सामान लगता है। विनोद जी ने बोला कि भैया मेरे को 5 किलो शक्कर लगती है, उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण सब समझने की कोशिश करना सरल भाषा में, क्योंकि अपने को देश की जनता को समझाना है। अपन यहाँ 10 जने बैठे हैं। विनोद जी ने बताया कि मैं 10 किलो शक्कर लेता हूँ, मैंने बोला 5 किलो शक्कर लेता हूँ, हमने 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो। तो आपके हमने पूरी घर की सूची ले ली, सुई से लेके पेट्रोल कितना भराते हो, बिजली का बिल कितना भरते हो, फलाना जितने भी आइटम आते सब ले लिए। अब एक सॉफ्टवेयर में मैंने जैसे ही मेरा वो 50 आपका मित्र जो आपकी एंट्री करेगा डाटा की, उसने जैसे ही अपना डाटा एंट्री करा तो 50 परिवारों का डाटा आ गया कि इन 50 परिवारों को एक महीने में 10 किलो शक्कर लगती है। बिल्कुल। फिर वो 10 का डाटा आया तो पूरे शहर का डाटा आ गया कि शहर में 100 किलो शक्कर लग रही है। और फिर ऐसे पूरे देश का डाटा आ गया कि देश में 1000 किलो शक्कर हर साल चाहिए। एक्यूरेट डिमांड एंड सप्लाई पता चल गई आपको। अब हो सकता है 1000 किलो के शक्कर आप 1200 किलो कर लो,
थोड़ी सी ज्यादा रखना पड़ेगी, कभी कुछ एक्सेस हो जाए तो। लेकिन अब देश को ये पता है कि कितनी फसल कौन से क्षेत्र में कितनी बोना है। तो जो किसान एक साथ इतनी सारी फसल बो देता था, उसको भाव नहीं मिलता था। अब हम किसान को देश ये बता सकता है कि आपको इतनी एकड़ पे इतने गेहूं बोना है, इतने पे दाल बोना है, इतने पे चावल बोना है। डिमांड एंड सप्लाई का फॉर्मूला कोई गलती दिख रही है आपको? बिल्कुल सही है। कोई आपके मन के अनुसार कोई त्रुटि हो, है ना? हाँ, वही सब चीजें पहले से क्लियर है कि कैसे कितनी चीजें होगी। तो ये फॉर्मूला सही साठ है कि नहीं है? तो इस फॉर्मूले पे इससे पहले आपने क्यों नहीं सोचा? देश ने क्यों नहीं सोचा? जो इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी है, उन्होंने कभी इस विषय पे बात क्यों नहीं करी? तो क्या रहता, नए विचार देश में आना चाहिए, सबके सामने आना चाहिए। जरूरी नहीं कि अपन ही उस विचार को पूरा कर सके, हो सकता है उसमें कुछ कमी हो, तो आप और हम सब मिलकर पूरा करेंगे। अब विनोद जी, आपके कुछ सवाल इसमें बच गए हैं, वो मैं आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि आपने लिखा है कि शिक्षा सबकी फ्री हो जाएगी, स्वास्थ्य सबका फ्री हो जाएगा, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर गरीब वर्ग को टैक्स लगेगा, जो सेल टैक्स आप देते हो, तो रिफंडेबल हो जाएगा। कैसे? जैसे आपके बिल क्रॉस होंगे तो जितना टैक्स आपने चुकाया है वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। अब एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि देश में इतना सारा पैसा आएगा कहाँ से? एक चीज से तो आप वाकिफ हैं कि ब्लैक मनी 100% समाप्त हो जाएगी, है ना? अब इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के पीछे एक पॉइंट में बीच में टोकना चाहूंगा। आपने ये नहीं पूछा कि इस देश में ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट ही नहीं रहती है, एटीएम ही नहीं रहते हैं, तो आपका सिस्टम तो फेल हो जाएगा। लेकिन देश टेक्नोलॉजी रूप से इतना मजबूत भी नहीं है अभी। अब कई सारे इलाकों में तो नेटवर्क भी नहीं आता है। यही प्रश्न का उत्तर अब जो छूट गया तो उनको देना जरूरी है। किताब में आप वो प्रश्न का उत्तर पढ़िए, क्या मजेदार उत्तर है। आपने कभी मैनुअल पासबुक देखी है? कुछ मैनुअल पासबुक नाम की चीज होती है। जैसे पुराने बैंकों में जब आपके खाते होते थे, जब कंप्यूटर नहीं थे, तो एक पासबुक बनती थी हाथ से, जिसमें आपका अकाउंट नंबर और अमाउंट लिखा होता था कि आपने फलाने वाउचर से पेमेंट निकाला, ये करा और ये करा। तो आप मैन्युअली भी लेन देन कर सकते हो पासबुक के साथ। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैंने आपको व्हाट्सएप पे कोई चीज भेजी, आप नेटवर्क में नहीं है या मैं नेटवर्क में नहीं हूँ, लेकिन मैं जैसे नेटवर्क में आऊंगा तो आपको डिलीवर हो जाती है कि नहीं हो जाती है? अगर आपने कुछ भेजा तो मेरे को मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? बिल्कुल। तो शॉपकीपर को, हर शॉपकीपर को जो सरकार मशीन उपलब्ध कराएगी, उसमें 1000 बिलिंग का डाटा रहेगा। कितने का? 1000 बिलिंग। जैसे नेटवर्क में वो सीधा आएगी, अपने आप अपडेट हो जाएगी। उसके अलावा भी जो पासबुक में आप खर्च कर रहे हैं, तो आपका जो एक मित्र है ना, वो दूसरे दिन आके आपके पासबुक अपडेट कर जाएगा कि भैया वो आपने पासबुक में एंट्री हो गई थी, और जैसे वो एंट्री अपडेट होगी तो आपके आज पासबुक की जो करंट एंट्री है वो कर देगा। और नहीं है तो आप एक छोटा सा एसएमएस भेज के अपने आज की पासबुक की एंट्री मांग सकते हैं। तो आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी खड़े होके उसका उपयोग कर सकते हैं। दीपक जी, इस तरह का प्रयोग हिंदुस्तान में पहले कहीं हुआ है? देखिए, हिंदुस्तान में या फिर दुनिया में कहीं पे जिससे आपने इसका पूरा खाका तैयार किया हो? क्या रहता, देखिए इतिहास बार बार नहीं बनते हैं, कभी कभी बनते हैं। तो हो सकता है भगवान ने कोई ऐसा पहला मौका दिया हो अपने को कुछ नया प्रयोग सोचने का, क्योंकि हुआ तो नहीं है, लेकिन ये करना चाहिए, क्योंकि ये आने वाली सभ्यता के हित में है। आने वाले, अगर यही एक भ्रष्टाचार देख, आज भी देश में कानूनों की कोई कमी नहीं है विनोद जी, कोई कमी नहीं कानूनों की, बहुत अच्छे अच्छे कानून है देश में, लेकिन एक सिंगल परेशानी भ्रष्टाचार, वो उन सबको माइनस कर देता है। अगर मैं आज ये भ्रष्टाचार वाले सब्जेक्ट को हटा के अधिनियम विश्व गुरु पर बात करूं, तो मैं भी वहीं खड़ा हूं जहां सारे कानून खड़े हैं। ये उन सभी कानूनों की आत्मा है, ये सिस्टम जो आप किताब में मतलब दिया हुआ है। तो कुल मिला के ये सिस्टम को स्टार्ट करना कोई बड़ा नहीं है। अब जैसे बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि इस कानून में कहा है कि जो संसाधन है उस पर सबका हक है, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा, इस पर सबका अधिकार है। अब कोई बड़ा परिवार हो गया, अंबानी हो गया, अडानी जी हो गया। अब अडानी जी ने, अंबानी जी बोला 30/50 का आपने फॉर्मूला तय कर दिया कि पहले मकान खरीदने पे 30/50 तक आपको रजिस्ट्री फ्री रहेगी। लेकिन साहब हम तो बड़े हैं, हम 30/50 में नहीं रहेंगे, हम तो 30/100 में रहेंगे। तो साहब आपको रजिस्ट्री का पूरा कर्ज पैसा चुकाना है। अगर 1 लाख का प्लॉट है तो 1 लाख की रजिस्ट्री का शुल्क भी चुकाओ, पहला फ्री है बॉस, लेकिन आप दूसरा खरीदोगे तो 100% शुल्क, 100 का 100 चुकाना है। आप बोले मेरे को तो तीसरा भी चाहिए, तो शुल्क बढ़ के 200 हो जाएगा, और तीसरा चाहिए तो 300 हो जाएगा। आप पैसे वाले हैं ना, आप सरकार के खजाने में पैसे देंगे तभी तो गरीबों की मदद करेंगे। तो फॉर्मूला कहीं तो फिक्स करके रखना पड़ेगा ना आपको। तो कोई बंधन नहीं है कि आप मर्सिडीज से नहीं घूम पाओगे, कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल करोगे आप, लेकिन टैक्सेस के साथ, जो आपके ऊपर बर्डन रहेगा ही नहीं, बर्डन नहीं रहेगा। और देखिए, आपको सब मेरे से हमेशा यही पूछने के दीपक जी इतना बैंक के पास पैसा कहाँ से आएगा, अर्थव्यवस्था को, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को कैसे मैनेज करो, क्या संभव है? मैं आपको बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आज मान के चलिए अपन, आप, मैं और यहाँ पे 2 जने, अपन 4 जने बैठे हैं, है ना। मैं आरबीआई हूँ। कौन हूँ मैं? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं।
100 करोड़ में से आपके पास कोई 10 करोड़ का प्लॉट है ना, जो यहाँ पे 2 भाई एक्स्ट्रा बैठे हैं, वो प्लॉट आपको उससे खरीदना है। तो आपने क्या करा, आरबीआई से 100 करोड़ रुपए में से 10 करोड़ रुपए निकाले, आरबीआई के पास कितने बचे? 90। आपने किसको दिया? जिससे प्लॉट खरीदा, है ना, उसने उसके बदले आपको क्या दे दिया? प्लॉट दे दिया। प्लॉट दे दिया। अब उसकी नगद राशि कहाँ है? आरबीआई। मेरे पास कितना है? वही 100 का 100। मेरे में 1 रुपए की भी कमी आई क्या शाम के अकाउंट्स में? बैंक करप्ट तब होते हैं जब उनकी लिक्विडिटी शून्य हो जाती है या एक अमाउंट से नीचे चली जाती है। लेकिन यहाँ तो उल्टा है कि यहाँ लिक्विडिटी 1 इंच भी नीचे नहीं जा रही है। 1 इंच भी नहीं। यानी आप इसका मतलब समझ रहे हो? मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं एक व्यक्ति को 10,000 रुपए नहीं, महीने का 1 लाख रुपए भी तनख्वाह दे सकता हूँ 4 घंटे काम करने के लिए, लेकिन उससे अराजकता आ जाएगी। तो भैया 10,000 जो एक मिनिमम अमाउंट होता है जीवन के लिए, उसके बाद आप अपना परिश्रम करिए। यानी आप किसी को मक्कार नहीं बना सकते कुछ अच्छे नियम लाके भी। तो हमने हमारे सिस्टम ने इस बात का भी इसमें ध्यान रखा है। अच्छा दीपक जी, जैसे आपने जो अधिनियम तैयार किया है उसमें कोई टाइमलाइन फिक्स है कि हम कितने साल में, कितने महीनों में ये करके दिखा देंगे? देखिए, और वो पूरे हिंदुस्तान में आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए मोदी जी समझ लीजिए। अब आपने बोला कि ये आपकी टीम को हमने सुपुर्द कर दिया, अब आप करके बताओ। हमको मात्र 1 साल लगेगा इसको नीचे तक लाने में। अच्छा। कैसे? मैं बताता हूँ आपको। स्व सहायता समूह, जो अपने बंधन बैंक की बात करी है, अगर आप समूह की बात करेंगे ना, तो ये समूह आपको कहाँ मिलेंगे? गरीब बस्तियों में, गरीब गलियों में, और देश की हर दूसरी महिला कहीं ना कहीं समूह से जुड़ी हुई है। तो मैंने एक एक्ट बना के रखा है जिसका नाम स्व सहायता समूह संरक्षण अधिनियम है। वो एक्ट प्लस आपका सहकारिता डिपार्टमेंट, मैं शुरू से मेरी इच्छा थी कि सहकारिता डिपार्टमेंट बहुत बड़ा, उसको अलग होना चाहिए। तो अमित शाह जी ने उसको अलग कर ही दिया पहले ही। हमारा एक काम और बच गया। और वित्त मंत्रालय, बस ये 2 मंत्रालयों के अंडर में। अब आप देखिए, हम जब हमारा काम शुरू करेंगे, हमको 2 करोड़ लोगों को रोजगार देना है। जो आपको याद होगा, किसी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। तो देखिए, एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि हमने नोटबंदी के पहले जिस सरकार ने नोटबंदी करी थी, जो उनके वित्त मंत्री थे, हमने उनको प्रेजेंटेशन दिया था। हो सकता है कि हमारे समझाने में थोड़ी सी कोई त्रुटि रह गई हो, तो अगर हमको प्रैक्टिकल का मौका मिलता है तो ये कोई भी त्रुटि रहेगी नहीं। और बड़े प्यार से, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब नोटबंदी हो गई, कब देश में राम राज्य की स्थापना धीरे धीरे शुरू हो गई और कब राम राज्य में आ गया। राम राज्य में क्यों बोलता मालूम आप? क्योंकि हमने जो पढ़ा है, प्रभु श्री राम के राज्य में भ्रष्टाचार नहीं था, गरीबी नहीं थी, और जो था उन्होंने उस सब का वध करा, असुरी शक्तियों का। तो आप उस समय ने कि यानी जो असुरी शक्ति थी वो मान लें, और आज वर्तमान में यानी असुरी शक्ति क्या है? भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी। आप इनको आज मान लें। तो हम राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, और जो भी परमपिता परमेश्वर है, कहीं ना कहीं हमको सोचने की ताकत दी है। उन अच्छे विषयों के साथ हम सबके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, उनकी एक नई सोच डेवलप करना चाहते हैं। हम इसी विषय पे एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता लेके आ रहे हैं। अच्छा। निबंध प्रतियोगिता। ये विषय आज अपन 2 भाई ने डिस्कस करा। हो सकता है अपने जितने भी लोग देखेंगे उसको एक नई सोच मिलेगी। तो इस कंपटीशन में भाग लेने का बड़ा सिंपल सा सिस्टम है। हम ये नहीं बोलते कि हम 100% पूर्ण है जी। हो सकता है कि अभी हम जो 100% भ्रष्टाचार के हमने समाप्त कर लिया, हो सकता है कुछ चीज हमारे दिमाग से छूट रही हो, या सिस्टम को और कितनी आसानी से किया जाता है तो कुछ छूट रहा हो जी। तो इस एक्ट के अनुसार हमारा एक राम राज्य हमने ऐप बनाया है, जिसका लोगो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आप जैसे राम राज्यम नाम से सर्च करेंगे गूगल प्ले स्टोर पे, तो आपको ऐप मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर लें, उसमें आपकी सदस्यता का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और उसी रजिस्ट्रेशन के बाद उसमें कॉलम है कंपटीशन का। अच्छा। हाँ, तो उसमें जो कंपटीशन होने वाली है वो है भाषण प्रतियोगिता। भाषण यानी किसी विषय पे बोलना, निबंध प्रतियोगिता और नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता। तो निबंध प्रतियोगिता किस प्रकार से होगी? किताब के अनुसार। कौन सी किताब के अनुसार? इस किताब के अनुसार, अधिनियम विश्व गुरु के अनुसार। अधिनियम विश्व गुरु। तो इंसान, जो भी बच्चा, या ओपन कंपटीशन है, उसमें कोई हमने कैटेगरी नहीं रखी है कि स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, छोटे बड़े, कोई कैटेगरी नहीं है। जब वो इस किताब के विषय में लिखेगा तो पहले उसको पूरी किताब पढ़ना रहेगी। फिर वो किताब पढ़ने के बाद ये लिखेगा कि मैंने पूरी किताब पढ़ी है और मेरे अनुसार इतना प्रतिशत भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है। अगर उसने 100 लिख दिया तो बात खत्म हो गई। अब उसने लिख दिया कि 90 होगा। अगर 90 होगा तो फिर वो अपने सेकंड पैराग्राफ में उसको बताना है कि 10% क्या बच गया है। हो सकता है अपने से कुछ छूट गया हो, तो सेकंड पैराग्राफ में बताएगा कि 10% बचा है। अगर वो बताने की ताकत रखता है बचा है, तो उसका दिमाग ये भी बताएगा कि कैसे खत्म हो सकता है। तो उसके सुझाव आ जाएंगे, है ना। अब मान के चले उसने किताब पढ़ ली कि भाई हाँ यार किताब अच्छी है, इसमें मैंने पढ़ा है, इतना प्रतिशत भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है और इतना बचा और इतना इस प्रकार से होगा सेकंड पैराग्राफ में। अब भैया मेरे और आपके बोलने से तो कानून लागू हो नहीं जाएगा। कानून लागू कौन करेगा देश में? मोदी जी जैसे जब तक स्ट्रांग नेता है तभी संभव है।
तो आखिरी के जो 30 सेकंड का जो वीडियो रहेगा, जिसमें क्या वीडियो रहेगा उस पर आता हूँ। तो ये जो भाषण प्रतियोगिता, वो भाषण अपना 3 मिनट का शूट करेगा जी, है ना। मैंने आपको पहला पॉइंट बता दिया, किताब पूरी पढ़ी है, कितना प्रतिशत हो सकता है जी, और जो नहीं होगा तो क्यों नहीं हो सकता है, उसका कारण, और उसको इस प्रकार से किया जा सकता है जी। और आखिरी के 30 सेकंड में वो उस व्यक्ति को अप्रोच करेगा कि देश की जो भी टॉप पर्सनैलिटी जिसको समझता होगा कि मैंने कानून पढ़ा है, इस प्रकार से अच्छा है और मैं आपसे अपील करता हूँ कि कानून आप देश में लेके आओ। हो सकता है मोदी जी से अपील करें, हो सकता है मोहन भागवत जी से अपील करें, हो सकता है कि देश की और अच्छी शख्सियतों से जो ताकतवर है, जो देश में कानून लाने की ताकत रखते हैं, उनसे अपील करें। और वो अपना वीडियो बना के अपनी फेसबुक पे डालेगा। क्या पे डालेगा? अपनी फेसबुक पे डालेगा, अपने यूट्यूब पे डालेगा, अपने इंस्टाग्राम पे डालेगा, और वो वीडियो हमको सेंड करेगा। तो जब वो हमारी सदस्यता लेगा ऐप पे, तो उसका एक आईडी कार्ड बन जाएगा। तो जैसे आपका सदस्यता क्रमांक 1 बन गया, तो आप जब भाषण दोगे तो आप बोलोगे कि मैं सदस्य क्रमांक 1, तो फिर आप अपना भाषण चालू कर देंगे नाम के बाद। तो वही वीडियो हम हमारी सोशल साइट्स पे भी डालेंगे। अच्छा। तो जिसको सबसे हाईएस्ट लाइक, कमेंट्स और व्यू मिलेंगे, वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का स्थान पब्लिक तय करेगी। हम किसी को जजेस रख ले, फिर क्वेश्चन मार्क उठे कि भैया पार्शियलिटी तो नहीं हो रही है, तो जनता जनार्दन उस पर कोई इनाम वगैरह पुरस्कार के भी। देखिए, अपनी जो राष्ट्र प्रतियोगिता होने जा रही है, इसमें अपन ने जो फर्स्ट प्राइज है वो 1 लाख रुपए रखा है। अच्छा। हाँ, और सेकंड प्राइज 50,000 है, और तीसरा प्राइज 25,000 रुपए है। लेकिन ये राष्ट्र प्रतियोगिता की मैंने आपको प्राइस मनी बताई है, लेकिन अभी चूंकि ये राष्ट्र प्रतियोगिता शुरू होने के पहले इंदौर शहर में उसका एक ट्रायल कर रहे हैं। तो इंदौर शहर में जो प्रतियोगिता होगी, उसमें फर्स्ट प्राइज 11,000 रुपए रहेगा, सेकंड 7,500 रुपए रहेगा, तीसरा 5,000 रुपए रहेगा, और ये भी ऑनलाइन ही प्रतियोगिता होगी। तो इंदौर से जो प्रतियोगिता कराने के बाद जो भी खट्टे मीठे जो भी अनुभव रहेंगे, उनसे आगे बढ़ते हुए फिर हम उसको राष्ट्र प्रतियोगिता पे ले जाएंगे, ताकि राष्ट्र प्रतियोगिता के माध्यम से लोग इस विषय को जाने, समझे। एक छात्र ये समझे कि मेरे को पैसा, एक फीस नहीं चुकाना जीवन में शिक्षा ग्रहण करने के लिए। दीपक जी, जैसे अधिनियम विश्व गुरु है, इससे हम जो गरीब और निराश्रित वर्ग हैं, इसको कैसे फायदा पहुंचेगा, इसे लेकर के क्या एक प्लान में अपने पास? हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। किताब में आप पढ़ेंगे तो उसमें कॉलम दिया हुआ है, गरीब ऑब्लिक निराश्रित। निराश्रित वो व्यक्ति जिनका कोई आगे पीछे नहीं होता है। आप किताब का पन्ना खोलें, आपके हाथ में किताब है, उसमें लिखा है ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके जो सरकार है वो अपने पास रखेगी। उनके खाने पीने, रहने, दवाई से लगा के हर जितनी भी जरूरत का सामान है वो सरकार उपलब्ध कराएगी। क्योंकि एक वेलफेयर जो सरकार होती है, जो सामाजिक हित में काम करती है, उसकी पहली प्राथमिकता है, जो किताब में स्पष्टता से दिया हुआ है। और भी कोई प्रश्न होता पूछिए। मैं आपको एक और प्रश्न को आकर्षित करता हूँ। अभी देश में बहुत जबरदस्त मुद्दा चल रहा है, एमएसपी। क्या चल रहा है? एमएसपी क्या मुद्दा है ये? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हाँ, किसका मुद्दा है ये? किसानों का। हाँ, कोई एग्री है कि आपस में? अभी तक तो नहीं। वेरी गुड। लेकिन एक ही फॉर्मूले से सब एग्री हो जाएंगे। अब आप बताइए फॉर्मूला क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था डिमांड एंड सप्लाई का। अब उस फॉर्मूले से आप थोड़ा सा और आगे बढ़िए। वो फॉर्मूला ये है कि सब इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट हो गया। अब एक किसान को ये कानून में क्यों आएगा वो? कि उसको प्रति एकड़ 5 लाख रुपए की सीसी लिमिट मिलेगी। क्या मिलेगी? सीसी लिमिट मिलेगी। हाँ, वो जैसे आजकल किसान क्रेडिट कार्ड तो है सबके खाते में। अगर लेकिन हमको 8 साल पहले बताना बड़ा भारी पड़ता था कि कैसा होगा, क्या होगा। बिल्कुल सही है। अब उसने एक गांव है, अब हमने तो आपको बता दिया कि 1 एकड़ आपको 100 एकड़ पे गेहूं की फसल बोना है। हमने सरकार ने पहले ही बता दिया आपको। अब आप गेहूं की फसल बो रहे हो 100 एकड़ पे। अब आपने कार्ड से क्या खरीदा? बीज खरीदा, दवाइयां छिड़की, मजदूरी करवाई, ट्रैक्टर चलवाया, डीजल डलवाया, लाइट जलाई, सब करा XYZ। वो पेमेंट आप सारा कैसे कर रहे हैं? ऑनलाइन हो रहा है ना। अब वो 100 एकड़ पे जो सारे 100 किसानों ने मिलकर पेमेंट डाला है, इन्वेस्ट करा है, वो आंकड़ा सरकार के पास आ गया कि 100 एकड़ पे भले से छोटा किसान बड़ा किसान, तो इसने जब खेती करी तो इसका रेशो क्या आया? 1 एकड़ का 1 किलो गेहूं का या 100 किलो गेहूं का क्या रेशो निकला? तो उसको दिख रहा है कि इनका इन्वेस्टमेंट क्या है? प्रति बोरा 1,000 रुपए है। आप झूठ बोल पाओगे? मैं बोल पाऊंगा? नहीं बोल पाएगा। किसान बोल पाएगा? बस हमारे कानून में एक सबसे अच्छी चीज है कि पहले जो फसल खरीदेगी वो सरकार खरीदेगी। अच्छा। और फसल का वो सरकार तैयारी नहीं करेगी, किसान तय करेगा। पंचायत बैठेगी कि हाँ साहब, हमारे गांव में इतना खर्चा हुआ है फसल बोने का, अब कम से कम 40% तो हमको मिलना चाहिए। यहाँ मेहनत करते दिन रात, और 1 साल में 3 फसल आएगी, तो आप तो हर साल डबल हो जाओगे। अगर आज आपकी इकोनॉमी 1 लाख की, तो कल तो 2 लाख की हो जाएगी। उसमें घर के खर्चे भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि आपकी शुद्ध इनकम होगी, लेकिन फिर भी 40% तक आप उसको हाईएस्ट रेट पे सरकार से मांग सकते हैं। अब सरकार से खरीदने के बाद व्यापारी उसको व्यापार के लिए खरीदेंगे, है ना, जो एक फॉर्मूला फिक्स है।
कि डिस्ट्रीब्यूटर कितने बनाना है, किस क्षेत्र में बनाना है। अब इसमें मजेदार बात, आप फसल बीमा आज देख रहे हो, वो 2008 की किताब में लिखा था कि फसल बीमा होगा, अगर कोई नुकसान होता है तो किसान को 1 रुपए भी नहीं चुकाना है। आपने बहुत सारे किसानों को आज भी आत्महत्या करते हुए देखा है। बिल्कुल। लेकिन मैं ऊपर वाले के आशीर्वाद से बोल सकता हूँ कि जिस दिन ये देश में फॉर्मूला आ गया, उसके 1 साल के बाद आपको एक किसान नहीं मिलेगा जो आत्महत्या करे। दीपक जी, आप इस फार्मूले पे काफी समय से काम कर रहे हैं। जैसे अभी आपने कई बार ऐसा बताया कि 2008 में हमने किताब लिखी और हमने सरकार को दिया, जिसपे 2016 में नोटबंदी का निर्णय भी कहीं ना कहीं उसके पीछे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या ये कानून भाई आज 2008 से पहले अगर आप कर रहे होंगे, 2008 में आपने किताब लिखी थी, 14 साल तो ये हो चुके हैं, 2022 खत्म हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे में आपके कहने से क्या ये कानून सरकार लागू करेगी और कितना समय और लगेगा? मतलब 14 साल आपको और इस पे काम करते करते हो चुका है, तो और कितना वक्त लगेगा जिससे भारत सरकार आपके इस अधिनियम पे काम करे? यार देखिए विनोद जी, अपन ने जस्ट थोड़ी देर पहले ये बात डिस्कस करी थी और आपने बड़ी मजेदार बात बड़ी मजेदार लहजे में पूछी है। मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज बोली थी कि कानून तभी आ सकता है जब देश की जनता चाहे, जनता जनार्दन, ना मेरे कहने से आएगा ना आपके कहने से आएगा। एक बहुत ही परम पूज्यनीय जी हैं, और परम पूज्यनीय जी पूछ रहा हूँ तो आप समझ जाएंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे बहुत छोटे शब्दों में बोला था, मेरे को उनसे मिलने का मौका मिला था किताब के बाद। तो परम पूज्यनीय जी ने मुझे बहुत अच्छी बात कही थी। बोले, दीपक जी आपके मुंह में घी शक्कर, क्या हमारे देश के युवा इस विषय में सोचते हैं इतनी गहराई से? लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि कोई विषय जब नीचे से ऊपर आएगा तो वो सर्वाइवल रहेगा, उसको सब स्वीकारता देंगे। लेकिन कोई विषय जब ऊपर से नीचे जाएगा तो लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो उस बात को मैं उस समय नहीं समझ पाया। तो मैं आपके पास गया कि विनोद जी आप वित्त मंत्री हैं, आप कर दो। लेकिन मैंने आपको बताया पूरा सिस्टम ही करप्ट है। मैं वित्त मंत्री को करप्ट नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए। बिल्कुल। मैं जिन के पास गया वो सब कहना कि इस सिस्टम का हिस्सा है। बिल्कुल। वो चाह के भी बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो बाहर तो पब्लिक ही निकालेगी बॉस। तो ये तो आप भूल जाओ कि ये आपके, मेरे या किसी और के कहने से आएगा। जिस दिन पब्लिक को एहसास होगा कि ये कानून आने के बाद हमको इतने सारे फायदे मिलेंगे कि हम भूखे नहीं मरेंगे, बेरोजगारी नहीं रहेगी, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा, आपके स्कूल बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगी, आपको इलाज के लिए 1 रुपया नहीं देना, आप चाहे 1 करोड़ में हो चाहे 10 करोड़ वाले व्यक्ति हो, आपको रहने के लिए मकान उपलब्ध हो जाएगा। तो आपको जब अंदर से लगेगा कि, और जब इस विषय में जितनी ज्यादा बात होगी, पब्लिक के पीछे जितना सर्वाइवल विषय जाएगा, तब ये देश में आ पाएगा। और जब जनता नीचे से चिल्लाए कि सिंहासन खाली करो और विश्वगुरु आता है, जैसे जेपी के समय कभी नारे लगते थे, आंदोलन होते थे कि सिंहासन खाली करो। दीपक जी, जैसे अभी अपन ने बात की कि गरीब और निराश्रित वर्ग, अब यहाँ 2 वर्ग ऐसे हैं जो समाज का बहुत ही अलग टाइप का हिस्सा है। एक तो अमीर वर्ग, जिसमें मध्यम वर्गीय से लेकर के तो बड़े घराने आ जाते हैं, तो दूसरा सरकारी तबका। अभी तक लोग जो है सरकारी नौकरी ये मान के अप्लाई करते थे कि सब इसमें कुछ मिलेगा, लेकिन जब आप मिलना ही बंद कर दोगे तो आपको सरकारी एम्प्लॉय कैसे मिलेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अब विनोद जी आप अगली बार आएंगे ना तो मेरा आपसे निवेदन, आप किताब का होमवर्क करके आइएगा। किताब हम हमारे ऐप पे डाल रहे हैं, आपकी गलती नहीं है क्योंकि ऐप अभी तक था नहीं और आपने उसको पढ़ी नहीं थी। तो मैं अपने व्यूअर्स से भी बोलूंगा जो अपने को सुनना चाहते हैं कि हम यूट्यूब पे कुछ छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे। अभी तक हम सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन अब हम हो जाएंगे क्योंकि अब विषय आगे बढ़ रहा है। तो वीडियो आप जरूर देखिए इस विषय को सुनने के पहले। तो उसमें लिखा है कि सरकारी कर्मचारी का वेतन 4 गुना हो जाएगा। क्या लिखा है? 4 गुना वेतन हो गया तो उसको चोरी करने की जरूरत क्या है? बिल्कुल सही है। उसमें उसके इंसेंटिव्स है कि उसने 8 घंटे ज्यादा काम करा। अब आप सबसे बड़ी चीज देखिए कि ये कानून आ जाएगा तो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सेल टैक्स डिपार्टमेंट तो फ्री हो जाएगा, उसका कोई काम ही नहीं रहेगा। हर व्यापारी को लाइन लगा के दूसरे दिन जीएसटी की जानकारी देना पड़ती है, एक टेंशन रहता है हर महीने जीएसटी का, वरना कुछ गलत हो गया था फिर ये इंस्पेक्टर वो इंस्पेक्टर, उसका कहाँ चिंता है उसको, ऑटोमेटिकली उसका हिसाब किताब चल रहा है साहब। क्या जीएसटी लग रहा है सब ऑटोमेटिकली कट रहा है, उसको साल को इनकम टैक्स फाइल भी रिटर्न नहीं करना है, ऑटोमेटिकली सब डिडक्ट हो रहा है। तो वो तो कितना सुकून में हो गया। अब आपने एक मध्यम वर्गीय की बात करी, तो पहले मध्यम वर्गीय की परिभाषा समझिए किताब के अनुसार। किताब में लिखा है जो व्यक्ति 25,000 रुपए प्रति व्यक्ति, जो परिवार 25,000 रुपए प्रति व्यक्ति से कम कमाएगा वो सामान्य की कैटेगरी में आएगा। अब सामान्य व्यक्ति की क्या इच्छा होती है बताओ आप मेरे को, कि मेरा एक मकान होना चाहिए। तो 30/50 के मकान की परिभाषा दी है। आप पहला मकान खरीद रहे हो, आपको हम 100% लोन दे रहे हैं, मात्र 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है। आपका मकान का सपना पूरा हो गया। एक मध्यम वर्गीय की इच्छा होती है गाड़ी घर में आ जाए, 4 व्हीलर। तो इसमें लिखा है कि आप पहली जब कार खरीदेंगे तो टैक्स फ्री होगी। अगर मैं आज गाड़ी टैक्स फ्री कर दूं कार, तो आज आपकी जो 20 लाख की गाड़ी है वो 10 लाख के अंदर आ जाएगी। लेकिन इसमें एक सिस्टम है कि सिर्फ पहली गाड़ी पर ही टैक्स फ्री है साहब,
और 10 लाख तक की गाड़ी पे ही टैक्स फ्री है। आप बोलो कि साहब मैं तो 25 लाख की खरीदूंगा, तो सर आप तो अमीर हो साहब, हम तो मध्यम वर्ग के लिए लाभ लाना चाहते हैं। दीपक जी, ये चीज तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें इसके भी अगर अपन देखें, क्योंकि हमारा देश तो वैसा है कि जो हर चीज में रास्ता निकालना जानता है। आपने कहा कि मान लीजिए विनोद शर्मा ने कोई कार ली, पहली कार ली है, पहला प्लॉट लिया, तो उसको ये छूट है। अब विनोद शर्मा ने अपने नाम से न लेते हुए अपनी पत्नी के नाम से ले लिया, अपनी बेटी के नाम से ले लिया, जिस तरीके से परिवार की दूसरी कार कहलाएगी ना सर। हाँ, तो फिर आपको टैक्स पे लाभ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। परिवार के लिए पहली कार, हाँ, लेकिन वो 2 व्हीलर में लागू नहीं होता ऑप्शन, उस कार का मैंने बात करी आपसे। लेकिन अब फर्स्ट 4 व्हीलर तो सबको टैक्स फ्री, 2 व्हीलर सॉरी, वो सबको टैक्स फ्री रहेगी सामान्य परिवार को। और अगर आप चोरी करेंगे तो फिर वो सिस्टम मैंने आपको बताया था 1 साल, फिर 10 साल और फिर 100 गुना पेनल्टी। तो ऐसा नहीं है, विजिलेंस रखना पड़ता है साहब, वरना मानव स्वभाव है, थोड़ी सी हट धर्मिता करने की इच्छा रहती है कि एक बार मैं करके तो देखूं क्या होता है। तो जैसे मेट्रो सिस्टम अच्छा चल रहा है आपका ट्रेन का, आप विश्वास मानिए सिस्टम वैसा अच्छा चलेगा। लेकिन अगर कोई गलती करेगा तो जैसे उसमें फटाक से पकड़ा जाता है ना, वैसे यहाँ भी पकड़ा जाएगा। ये सिस्टम आने के बाद आपके सिविल केसेस खत्म हो जाएंगे साहब कोर्ट के। सिविल विवाद होता क्या है? पैसे का लेन देन, जमीन का। जब इतनी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी तो कोर्ट को देखना क्या है साहब, पहली तारीख पे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। 3 साल में आपके सारे सिविल केसेस समाप्त हो जाएंगे। तो कल्पना कर सकते हैं आपके जुडिशरी का कितना बड़ा बोझ हट जाएगा। जब सब सारी सभ्यता अच्छी हो जाएगी, लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। आपको दारू पीना है तो दारू अभी इस रोड पे बिकती वैसे नहीं बिकेगी इस कानून के आने के बाद। फिर आपको क्या करना है, आप अपनी शुद्ध इनकम का पैसा ही उस पर खर्च कर पाओगे दारू पे, ना उधार लेके कर पाओगे, ना ही लोन लेके कर पाओगे। जैसे पिज्जा आपके घर आता है कि नहीं आता है, वैसे आप वहाँ पे मैसेज करोगे तो वो दारू आपके घर ही डिलीवर होगी और आपके पत्ते पे ही होगी और एक लिमिटेड क्वांटिटी में होगी। मतलब घर घर में शराब के साथ एक संघर्ष भी, या तो पत्नी से पत्नी के डर से पीना बंद कर देगा या परिवार के साथ पीना शुरू कर देगा। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि लड़ाई झगड़े भी कम हो जाएंगे, है ना। तो कुल मिला के सिस्टम जब नीचे से सुधरेगा तो ऊपर तक धीरे धीरे करके सुधरता चला जाएगा। ये तो जैसे आपने बताया, ये पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग या चीजें समझते, टेक्नोलॉजी को जानते समझने वाले लोग कर लेंगे। पर बड़ा तबका ऐसा है जो अशिक्षित है, पढ़ा लिखा नहीं है। जबरदस्त प्रश्न। ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, उसके पास सुविधाएं नहीं है, बहुत बढ़िया, ऐसे टच फोन नहीं है जिससे वो नेट चला सके या कुछ कर सके। वो कैसे इस सिस्टम को समझेगा और फॉलो करेगा? बहुत बढ़िया। देखिए, अब आप अगर किताब पढ़ के आते तो आपको इस प्रश्न का उत्तर किताब में जरूर मिल जाता। मैं आपको बताना चाहूंगा वो उत्तर क्या है। जो मैनुअल पासबुक की अपन ने बात करी, हस्तलिखित पुस्तिका, और वो जो एक आपका मित्र है, 50 परिवार पे एक मित्र है ना, जो आपके साथ हमेशा रहेगा, जो आपको टेक्नोलॉजी भी समझाएगा। टेक्नोलॉजी नहीं तो आपकी पासबुक से एंट्री करा के देगा। आप अनपढ़ हो, दुकानदार अनपढ़ है क्या, वो आपके कार्ड से आपका हिसाब किताब कर लेगा, लेकिन आपके कार्ड में गलत हिसाब किताब कर पाएगा क्या वो? दुकानदार जो दुकान चला रहा है उसको तो आप थोड़ा समझदार मानोगे। अब अगर 2 व्यक्ति हैं जिनको आपस में उधारी चाहिए, तो उधार की जरूरत क्या है जब सरकार ने 10-10 लाख रुपए दे रखे हैं? तो बिल्कुल सही बात है। सेकंड चीज, अब इसमें एक बड़ी मजेदार बात, हमने किताब में बहुत शानदार चीज लिखी थी कि साहब इस देश में अनपढ़ जरूर है हर व्यक्ति, हो सकता है बहुत सारे लोग अनपढ़ हो, लेकिन इस देश में बेवकूफ कोई भी नहीं है। इसका हमने एक छोटा सा उदाहरण टेस्ट करा था। अपने मंदिरों के बाहर जो भिखारी बैठे रहते ना, तब उनके पास 100 का नोट लेके जाते थे और बोलते थे, काका ये 1000 का नोट रख, 800 रुपये हमको वापस कर दे, 200 रुपये हमको वापस कर दे, तेरा 800 का फायदा। लेकिन वो साहब विश्वास मानोगे, एक भिखारी ऐसा नहीं मिला जिसने वो 100 का नोट 1000 का समझ के रख लिया। तो यार वो बेवकूफ था कि समझदार था? क्या समझदार। तो जहाँ पे भी पैसे की बात आती है ना, इंसान अपने आप समझदार हो जाता है। बस थोड़ी सी हो सकता है कि किसी की समझ का हेरफेर हो, लेकिन हर व्यक्ति समझदार है। बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिनके पास अभी तक इतना समय नहीं मिला कि वो आधार कार्ड बनवा सके या फिर कुछ कर सके। मतलब उनके पास कोई ऐसे दस्तावेज नहीं है जिससे वो उनके आइडेंटिफिकेशंस को जस्टिफाई कर सके। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को सिस्टम से जोड़ना कितना मुश्किल रहेगा? कोई मुश्किल नहीं है और आसान है। देखिए, आपने एनआरसी जैसा कोई वर्ड सुना कहीं? क्या है एनआरसी? यानी कि जो बाहर के जो ऐसे लोग जिनके पास हिंदुस्तान की आइडेंटिफिकेशन नहीं है, है ना, वो विषय भी इस किताब में लिखा हुआ है। ये लेकिन ये विषय कहाँ हमने उठाया था? हमने जब ये अधिनियम बिल के ड्राफ्ट कर रहे थे तो सबसे पहले लड़ाई थी पहचान की। अब वो एक मित्र तो लैपटॉप लेकर आपके घर आ जाएगा, है ना। अब इसको आप थोड़ा दूसरे सेंस में समझिएगा कि मैं आपसे पाकिस्तान की जो लगी हुई बॉर्डर है वहां की बात कर रहा हूँ। कहाँ की बात कर रहा हूँ? पाकिस्तान से लगी बॉर्डर में। अब मेरे साथ तो ये भी दुविधा है कि साले यानी ये पाकिस्तानी तो नहीं है या कोई दूसरे देश का तो नहीं है जी। तो वो तो आपका लैपटॉप लेकर आ गया, आपकी कोई आइडेंटिफिकेशन की हमको आवश्यकता नहीं है, आप आइडेंटिफाई हो गए, आपका इंडियन का आधार कार्ड बन गया।
लेकिन आपको 2 लोगों की आइडेंटिफिकेशन देना है जो हिंदुस्तान में पिछले 10-10 सालों से रह रहे हों, उनकी आईडी के साथ। तो आपने कहीं एनआरसी में सुना ये आपस में लिंकअप वाला विषय सुना है? तो अब मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ, मेरा ये कहना है कि जब कुछ अच्छा काम करने जाओगे तो विचार सबके एक जैसे ही होंगे। अगर मुझे यहाँ से मान के चलिए जम्मू माता जी के यहाँ जाना है दर्शन करने, तो मैं कहीं से भी चलूं, लेकिन कटरा तो बीच में आएगा ही आएगा। बिल्कुल है ना? तो उसी प्रकार से जब आपको देश को विश्व गुरु बनाना है, चाहे उस दिशा में मैं सोचूं या आप सोचो, आखिरी का रास्ता तो वहीं से ही निकलेगा। नोटबंदी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इस प्रकार से सारी चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। आप पत्रकारों के फायदे पूछना भूल गए। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो सिस्टम है, हाँ, उस सिस्टम को जैसे प्लान करने में और इन सब चीजों में आपने पूरा समझ रखा होगा। हाँ, इस चीज को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे और किस तरीके से राजनेताओं को जो कि कानून बनाते हैं उन्हें समझाएंगे और राजी करेंगे। देखिए साहब, ये आपका सबसे टफ क्वेश्चन है जो मेरे हाथ में है ही नहीं। उनको अगर समझा सकती है तो सिर्फ जनता समझा सकती है, और ये जनता को तय करना है कि ये कानून उसको 1 महीने बाद चाहिए, कि 1 साल बाद चाहिए, कि 100 साल बाद चाहिए, ये जनता को तय करना है। लेकिन आप जनता के बीच में ये विषय रखें तो सही, इसकी समझ आप बढ़ाएं तो सही। जनता तय कर लेगी कि मेरे को अगले साल चाहिए तो अगले साल आ जाएगा। आज मोदी जी जैसा मजबूत शख्सियत अगर आज तय कर ले कि कानून के लिए हमको कल से तैयारी करना, तो हमारी तो पूरी टीम रेडी बैठी है, हम 1 साल में करके दे देंगे। जो राजनीति में इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार पैसा जो चुनाव में लगता है, सब बंद हो जाएगा। अगले लोकसभा में आपको पैसा ही देखने को नहीं मिलेगा भ्रष्टाचार, या कोई ब्लैक मनी चुनाव में लगा के गलत तरीके से चुनाव जीत जाए। हमको तो जब भी कोई बड़ी ताकत जो कानून बनाने की शक्ति रखती है, अगर हमारी टीम को मौका देगी तो हम 100% एक्ट को 1 साल के अंदर जमीन पे उतार देंगे। अभी जैसे एक बड़ा तबका है कि जो व्यापारी हुए, इंडस्ट्रियलिस्ट हुए, ये इनके बीच में चर्चा चलती रहती है कि जीएसटी आने के बाद से, ये नोटबंदी के बाद से हमारा कारोबार ठप है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। दिवाली कैसी बीत रही है, सबका एक ही जवाब होता है, सब दिवाली बर्बाद कर गई, दिवाली ऐसा रहा। ऐसे में वो सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्या चीज है कि एक तरफ व्यापारी कहते हैं सब कमाई बंद है, और दूसरी तरफ इनकम टैक्स की रेट होती है तो उसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार सामने आ जाता है। देखिए विनोद जी, अब इसको आप थोड़ा सा अगर एनालिसिस करना चाहेंगे तो आप खुद ही कर ले। सरकार के पास सबके अकाउंट्स की जानकारी है कि आपके घर में कितना पैसा है, क्या है, सिस्टम फेयर है। अब कोई डुप्लीकेट माल बना सकता है क्या? अगर किसी इंडस्ट्रियल की अगर आप सबसे बड़ी समस्या समझोगे तो डुप्लीकेट कोई माल बना ले, कैसे बना लेगा? बना लेगा तो बेचेगा कहाँ, किस करेंसी में बेचेगा, है ना? एक सबसे बड़ी सब्जेक्ट, आज शेयर 1 रुपए है, अचानक शेयर 10 रुपए हो गया, है ना? ये सट्टा बाजार है। लेकिन इस सिस्टम के बाद कोई शेयर में 1 रुपए की भी छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। क्या आप चाहो कि मैं आज शेयर को 10 रुपए जम करा दूं? इम्पॉसिबल। शेयर की मजबूती से बढ़ेगी। तो इंडस्ट्रियल को टेंशन ही नहीं कि मेरे 1 लाख का शेयर कल 1,000 का हो जाएगा। तो सट्टा बाजार वाले बड़े व्यापारी मिलकर छोटे व्यापारी को बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल। व्यापारी क्या करता है, मैंने आपके घर 100 ट्रक माल भेज दिया बड़ी इंडस्ट्रीज में, अब आपने मेरा पैसा ही नहीं चुकाया, चीटिंग हो गई, तो आप बर्बाद हो गए। यही बड़े बड़े कारण होते हैं बर्बाद होने के। तो वो हो पाएगी कि संभव है क्या? वो संभव ही नहीं है। देखिए, अब एक व्यापारी और बड़े वर्ग का सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक मेरे बहुत बड़े उद्योगपति हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने पूरी किताब पढ़ी और उनको थैंक यू बोला। बोले दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बोला भाई साहब आपका तो सबसे ज्यादा नुकसान है। बोले यार जीवन की सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है? बच्चे होते हैं। हमारे बच्चों पे हम ध्यान नहीं दे पाते, पब में जाते हैं, दारू पीते हैं, कुछ परिवार के बच्चे ड्रग्स लेने लगते हैं, नशा, परिवार बर्बाद हो जाता है। लेकिन इस सिस्टम के आने के बाद तो वो कहीं दारू भी ढूंढने जाएगा तो उसको नहीं मिलेगी, कोई चरस जाएगा घर, तो वो तो संभव ही नहीं होगा कि देश में कोई चरस गांजा बेच दे। तो हमारी तो आपने पूरी पीढ़ी सुरक्षित कर ली, तो हमसे ज्यादा खुश कौन हो सकता है? अगर आप उनके नजरिए से सोचेंगे तो ये जवाब वाकई बहुत अच्छा है और देश के हित में है। जैसे आपने कहा कि हम जनता को समझाएंगे, हम इस वर्ग को जाके समझाएंगे, कुछ ऐसी क्लासेस जो जैसे जो हमारे देश की सिस्टम जो बनाती है, नेता पॉलिटिशियंस, इनको समझाने के लिए कोई उसके लिए कोई प्लान किया है कि मतलब? देखिए विरोध जी, बात घूम फिर के वहीं आती है कि मैं इनको समझाऊंगा। मैं जो आपने बोला था ना कि 14 साल तो उन्हें भी तो उनके फायदे बताएं कि सब इससे, जैसे आप सबको फायदे गिना रहे हैं, ऐसे यदि उन्हें भी फायदे गिनाए जाए
तो हो सकता है वो भी जल्दी मान जाए। नेताओं के फायदे किताब में लिखे, आपने ध्यान दिया नहीं है। बस उसमें ये कि पार्षद की जो तनख्वाह है वो तृतीय कर्मचारी जितनी हो जाएगी, लेकिन इस कानून के आने के बाद तृतीय कर्मचारी की तनख्वाह 2 लाख के आसपास हो जाएगी। सेकंड ग्रेड की तनख्वाह 5 लाख हो जाएगी, तो विधायक की तनख्वाह भी पैरेलल उतनी हो जाएगी। सांसद की एक ग्रेड हो जाएगी जो 15 लाख के समथिंग पहुंच जाएगी, और सारे भत्ते वगैरह अलग है। अगर एक नेता को सारी चीजें मिल रही है तो उसको भ्रष्टाचार करने की जरूरत क्या पड़ेगी? तो नेता के फायदे भी है। मैं एक चीज फिर आप मिस कर गए बातों में, पत्रकारों के फायदे। हाँ, चलो अब बता ही दीजिए कि पत्रकारों का क्या फायदा होगा भाई इससे। सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी तो हमें रहेगी। क्या रहता, देखिए हर पत्रकार को ये पता है कि उसकी जॉब सिक्योर्ड नहीं है। मेरे जितने मित्र, मैंने जितनों से बात करके देखी है, तो सरकार का 1% हाईएस्ट 5,000 करोड़, कितना? 5,000 करोड़। देश की बजट का 1% या हाईएस्ट 5,000 करोड़ का एक बजट रहेगा। तो अगर आप 545 लोकसभा में इसको डिवाइड करोगे तो एक लोकसभा के पास कम से कम 70-80 करोड़ का बजट आ रहा है। 70-80 करोड़ है। अब मैं इस शहर का नागरिक हूँ, ये तो मेरे को तय करना है कि मुझे क्या पढ़ना अच्छा लगता है या कौन सा चैनल देखना अच्छा लगता है। तो मेरे पास 10 चैनल सब्सक्राइब करने की ताकत रहेगी। उसमें मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ गई और प्रिंट मीडिया भी आ गई। अब इंदौर की पब्लिक ने, जो इंदौर में तो 100 चैनल है, लेकिन आपने अलग 10 करे, मैंने अलग 10 करे, मैंने अलग 10 करे, मैंने अलग 10 करे, तो जिसका सबसे ज्यादा रेटिंग होगा तो उस बजट का सबसे ज्यादा रेटिंग उसको मिल जाएगा। जिसका सबसे कम रेटिंग होगा, इसका मतलब जनता के बीच लोकप्रिय नहीं है, जनता उसको सुनना उतनी चाहती, पसंद नहीं करना, तो उसको उसके अनुसार का रेटिंग मिल जाएगा। फिर भी एक पत्रकार अगर स्वतंत्र पत्रकारिता करना चाहता है, अच्छी पत्रकारिता करना चाहता है, ईमानदार, तो कल से उसको ये टेंशन नहीं है कि बजट कहाँ से आएगा, विज्ञापन कोई देगा कि नहीं देगा, सरकार के अगेंस्ट लिखूंगा तो सरकार देगी कि नहीं देगी, सरकार देगी। आपकी कलम स्वतंत्र हो जाएगी, और स्वतंत्र कलम के साथ जो जीने का मजा है, तो मेरे साथ आप जानते होंगे। बिल्कुल सही बात है। यानी एक छोटे से छोटा पत्रकार नहीं बोलूंगा, एक सामान्य पत्रकार के पास भी महीने का कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपए आएगा ही आएगा। कितने पत्रकार होंगे आप पूरे इंदौर में? कितने होंगे? 1300 डिवाइड करिए आप जरा, 80 करोड़ रुपए कितना बन रहा है? समथिंग इतना ही बन रहा होगा। बजट बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, फिर जैसा जो रेशियो डिसाइड जनता करे। जनता जनार्दन है इस देश में। और कोई मुद्दे आपको लग रहे हो तो बिल्कुल। अभी जैसे जो आपने कहा कि सब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, सारी चीजें होगी, एक टैक्सेशन की जो स्लेब होती है, कहीं ना कहीं भाई भ्रष्टाचार की जड़ क्या होती है, जैसे सबसे ज्यादा टैक्स जिस चीज पे होता है, आदमी उसी को उसी टैक्स की रकम को बचाने के लिए खेल करता है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त आपने ऐसे में टैक्स की स्लिप को आपको नहीं लगता कि इनको रिवाइज करने की जरूरत है ताकि टैक्स चोरी कम हो? क्योंकि एग्जैक्टली आपने बढ़ा भले दिया हो लेकिन टैक्स मिल तो रही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। और इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? जिससे जो बेचारा चुकाता है। तो कोई ऐसा सिस्टम तैयार हो जिससे सभी लोग चुकाएं और टैक्स के रेशो कम रहे। बहुत बढ़िया। आप ये किताब का जो लास्ट प्रश्न पढ़ेंगे 30, 31, 32, उसमें आपको अपने इन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। यानी उसमें जो खाने की चीजें हैं, आटा, दाल, चावल, गेहूं, उसमें हाईएस्ट 1% से ज्यादा टैक्स नहीं लगाया गया है। वो भी सेल टैक्स की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। और मैंने आपको क्या बताया, सामान्य वर्ग को तो सेल टैक्स रिटर्न हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, जितने भी आइटम है हाईएस्ट, उस पर 5% टैक्स है, हाईएस्ट। कोई आप कार खरीद रहे हो, ये खरीद रहे हो, आज की तारीख में अगर आप अपना रेशो निकालेंगे तो 30% प्लस जाता है, अगर सारे टैक्सेस को आप प्लस करते हुए आओगे तो। उसके अलावा हाईएस्ट टैक्सेस इस देश में क्या रहेगा? 10 लास्ट, खत्म। और 10% टैक्स भी किसके लिए है? जब आप मर्सिडीज कार खरीदने जाओगे तो इतना टैक्स तो चुकाना पड़ेगा आपको। अगर कोई बहुत वीवीआईपी कैटेगरी का आइटम खरीदने जा रहा है, तो फिर मैं आपको बताया कि एक मकान का अगर 1 लाख का है प्लॉट, तो आपको अगर 2 प्लॉट खरीदना तो आपको 1 लाख रुपए रजिस्ट्री भी चुकाना पड़ेगी। तो 100% टैक्स हो गया ना। देखिए उसका एक रेशियो डिसाइड है। एक देखिए, एक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा क्या है? वो उन वर्गों की मदद कर सके जो शोषित, वंचित और कमजोर है। अगर आप इनकी मदद कर देंगे, देखिए स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सारे लोगों को पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने पूरे जीवन का सार एक वाक्य में व्यक्त कर दिया था, यानी एक ही लाइन में समाप्त कर दिया था। आप बताना चाहेंगे क्या था वो? स्वामी विवेकानंद जी ने अपने पूरे जीवन का सार में कहा था, इस देश में व्याप्त गरीबी ही इस देश के समस्त दुखों और अनर्थों का कारण है। अगर आप देश की गरीबी दूर कर दें तो देश की 90% समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएगी। अब देखिए ये सब चीजें अपन आई है तो ये कहाँ से आई आप समझना। मेरा जो बचपन का एजुकेशन हुआ है ना, वो शारदा मठ में हुआ है।
अच्छा। शारदा मठ विवेकानंद जी से रिलेटेड स्कूल है, वहाँ पे माता जीवन पढ़ाते हैं। तो बचपन में जब हम उन स्कूलों में पढ़ते थे तो हमने विवेकानंद जी को बहुत गहराई से पढ़ा है, बहुत गहराई से अध्ययन करा है। तो ये जो आज आप मेरे से बातें कर रहे हैं ना, अगर आप मेरे किसी परिवार के व्यक्ति से बात करोगे, मेरी मम्मी से बात करोगे या जो घनिष्ठ लोगों से बात करोगे, तो ये बोलेगा तो बचपन से यही बातें करते आता था। अब ऊपर वाले ने क्या सोच के ये बातों में अपने को लगा दिया कि अपन उन बातों को कभी छोड़ा नहीं। क्योंकि विवेकानंद जी की फिर एक बात याद आ जाती थी कि पहले हर अच्छी विषय का मजाक उड़ाया जाता है, फिर उस विषय का विरोध होता है और अंत में उसे स्वीकार कर लिया जाता है। तो जहां पे भी कठिनाई आई वहां पे विवेकानंद जी के शब्दों ने ताकत दी है, बल दिया है। देखिए, आप हारेंगे तो अंदर से हारेंगे, आप जीतेंगे तो अंदर से जीतेंगे। लड़ना है या नहीं लड़ना ये आप खुद तय करते हैं। ये ना आपका पड़ोसी तय कर सकता है, ना आपका रिश्तेदार तय कर सकता है, ना आपका बेटा, ना बेटी, ना कोई और। ये तय करना है तो सिर्फ आपको तय करना है। तो ये भी आपको ही तय करना है कि ये कानून आएगा कि नहीं आएगा, कि नहीं। ये विषय जनता का है। इस अधिनियम के प्रारूप को लेकर के आपने जैसे राज्य सरकार है या फिर केंद्र सरकार है, इनमें जो बैठे लोग हैं, हाँ, या फिर इनके लिए लड़ने वाले लोग, हाँ, हैं, क्या इन लोगों से बात की, सत्ता पक्ष या विपक्ष सब तरीके से लोगों से, कि जो इसे अमल में लाने के लिए तैयार हो जाएं? विनोद जी, आप मेरा विजिटिंग कार्ड देखेंगे तो उसमें बहुत सारी कहानियां आपको दिखेगी। यानी ऑब्वियसली अगर विजिटिंग कार्ड पे इतनी सारी कहानियां दिख रही है तो मेरी अप्रोच तो रही होगी। लेकिन जो मुझे परम पूज्य जी ने कहा था, मोहन भागवत जी ने, उनकी बात बिल्कुल सही थी, जो मैं पिछले 14 साल पहले नहीं समझ पाया था, कि दीपक जी, जब कोई विषय नीचे से ऊपर आएगा तभी इसकी स्वीकार्यता होगी। आप कितना भी बोल दो कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उससे कोई मायने नहीं है। आप ऊपर गलत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अपने को ये लग रहा था कि बहुत अच्छा कानून है, जल्दी देश में आ जाए, तो इसलिए डायरेक्ट अपन ऐसे लोगों को जाके बता रहे थे। लेकिन अपन अपनी किताब का वही एक पैराग्राफ पढ़ना भूल गए कि सिस्टम करप्ट है। वो व्यक्ति करप्ट नहीं, वो भी चाहता था कि देश में ये सब हो, लेकिन उस समय हो सकता है कि मोदी जी जैसा कैलिबर ना हो जो कड़े निर्णय ले सकता हो देश के खातिर, जो आज की तारीख में है। अगर मोदी जी से चूक गए तो क्या लो, फिर कितना आगे इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर हाँ उन्होंने ठान ली तो 1 साल में हमारी टीम ये सब जो बोल रही है वो आपको करके भी दिखा देगी। अब आगे के जो किताब है, देखिए मैंने आपको प्रतियोगिता के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दे दी है, मिलेगा मुझे। हाँ, और नहीं, वो ऐप अपन डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐप के अंदर आपको एक बार मेंबरशिप लेना है, तो उसमें हमारे जो इवेंट्स होते हैं, राम राज्य से संबंधित जितनी प्रतियोगिताएं होगी, हमारे मेले लगते हैं, मेले भी इसी विषय पे लगते हैं कि 100% करप्शन कैसे समाप्त होगा। आप थोड़ी हंसी आएगी, अच्छा, लेकिन हमारे जो मेले लग रहे हैं, अभी इंदौर में लगने जा रहे हैं, उसमें भी यही विषय है कि उस मेले के अंदर डिबेट कंपटीशन होगी, बच्चों को मंच मिलेगा भाषण देने के लिए। कहाँ लगने वाला ये मेला? ये मेला हम आईटीआई का ग्राउंड है विजयनगर चौराहे पर, ये मेला वहाँ लगाने जा रहे हैं। कब से शुरू? ये 5 तारीख से 25 तारीख इंदौर में रहेगा, और उसमें यही विषय रहेगा जो मैंने आपको इंदौर की प्रतियोगिता के बारे में बात करी थी कि पहले हम एक इंदौर में प्रतियोगिता कराएंगे, तो उस मंच से बच्चे भाषण देंगे, हम उनका वही वीडियो शूट करेंगे 3 मिनट का, और वही उनकी फेसबुक यूट्यूब जो मैंने आपको पैरेलल बताया, तो वही सारी कहानी वहाँ पर चलेगी। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि जो बच्चे एंजॉय करने आएंगे आप उनकी परीक्षा भी लेंगे? देखिए एक्चुअली क्या है, हमारा जो संगठन है, जैसे हमारा आवाज एनजीओ है, हाँ, उसमें हमारे जो सचिव हैं मंजू नायर मैडम है, वो गरीब बस्तियों में उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो कभी स्कूल ही नहीं जाते हैं। जिन बस्तियों में पहले लोग गाली बकते थे, आज आप उन बस्तियों में जाओगे तो वहाँ पे आपको लोग जय श्री राम बोलते मिलेंगे। तो किसी कानून के लाने से सब कुछ नहीं हो जाएगा, संस्कार, वो शिक्षा और संस्कार भी आवश्यक है। इसीलिए आप उस किताब में गुरुकुलम करके एक विषय देख रहे होंगे। तो जब ये 2 चीजें पैरेलल काम करेगी, तो आज हम जो मंच दे रहे हैं, वो मंच किन लोगों को दे रहे हैं? उन बस्ती के गरीब बच्चों को दे रहे हैं जिन्होंने कभी मंच पे कुछ प्रोग्राम नहीं करे। आप उनको प्लेटफॉर्म दोगे तो वो कुछ करेंगे जीवन में। आज अगर वहाँ पे झूले लग रहे हैं और आप गरीब बच्चों को झूला झुलाना चाह रहे हैं, उनका सपना पूरा करना चाह रहे हैं कि हम मेले में जाते हैं, एक ही झूला झूल पाते, उससे ज्यादा झूल ही नहीं पाते हैं, आप उनको नॉमिनल दर यानी बिना किसी पैसे लिए पूरे झूले झुला रहे हो जी भर के, तो उस बच्चे की खुशी का क्या ठिकाना रहेगा, क्या उसकी सोच रहेगी, आप समझ सकते हैं। तो छोटे छोटे प्रयास है, सबके साथ करने का प्रयास कर रहे हैं, और ऊपर वाला पूरी मदद करता है। पर आज के दौर में जब वन टाइम इन्वेस्टमेंट और जीवन भर की कमाई के कंसेप्ट के साथ स्कूल खुल रहे हैं, हाँ, और ब्लैक मनी को वाइट करने का साधन बन रहे हैं, ऐसे में गुरुकुलम जो है वो किस तरह से अपनी जगह बना पाएंगे? देखिए विनोद जी, अब ये कानून जब आएगा वो तो तब की बात है कि कानून आने के बाद तो शिक्षा ऑब्वियसली सब फ्री हो ही जाएगी, लेकिन जब तक ये सिस्टम नहीं आता तो हम हमारे स्तर पे जो लड़ाई कर सकते हैं, बहुत अच्छे संगठन है जो हमारा साथ देते हैं।
उनकी एक पूरी ताकत रहती है पीछे, जो हमें पीछे पूरा सपोर्ट करती है, तभी हम गरीब बस्तियों में जाके पढ़ा पाते हैं, अच्छे बच्चों को संस्कार दे पाते हैं। क्योंकि बस्ती में लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, आप समझ सकते हो। लेकिन उन माहौल के बीच में काम करना तो संगठन की ही पीछे ताकत है। अब संगठन को आप समझ सकते हैं, आप जो भी नाम देना चाहें, लेकिन एक अच्छी मजबूत ताकत हमारे साथ खड़ी रहती है। उनके परिवारों को भी तैयार करना बिल्कुल बड़ा सब मुश्किल होता होगा। को बहुत दिक्कत रहती है। प्रैक्टिकल देखिए, मैंने आपसे क्या बताया, सिस्टम करप्ट है, कोई भी व्यक्ति करप्ट नहीं है। और हमारी भी कोशिश ये रहेगी, कोशिश करेंगे कानून जल्दी आ जाए कि अगले साल से चद्दर ओढ़ के घर पे जाके आराम से सो सकें, कि बच्चे की पढ़ाई का टेंशन नहीं है, 1 करोड़ की अगर दवाई चाहिए तो टेंशन नहीं है, मैं भूखा नहीं मरूंगा, मेरे पास रोजगार रहेगा, मेरे पास मकान रहेगा, मेरे पास गाड़ी घोड़ा दुकान सब रहेगा। और मैं सरकारी कर्मचारी तो मेरा वेतन 4 गुना हो जाएगा। मैं नेता हूँ तो मेरी तनख्वाह भी 12-15 लाख हो जाएगी। तो बस आप एक ये छोटा सा बीज, जैसे अभी तक मैंने क्या करा था, मैंने पर्सनली लोगों को पकड़ पकड़ के कानून बताने की कोशिश करी थी, जो उनके हिसाब से वो सही बोलते थे, अकल्पनीय। क्योंकि जब देश की जनता, कानून तो वही बनाएंगे ऑब्वियसली में जो करप्ट सिस्टम है, लेकिन करप्ट सिस्टम इसलिए कि उसकी मजबूरी है। अगर उसको भी कोई एक अच्छा ऑप्शन मिले बाहर निकलने का, सही दिशा में आने का, तो वो भी अपने साथ आके खड़े हों। क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक अमीर व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी उसकी परिवार, उसके बच्चे हैं। बच्चे। मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया था एक उद्योगपति का, तो ऑब्वियसली उनके परिवार में उनके बच्चे ही होंगे। एक अच्छी सभ्यता, एक अच्छा देश। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जब अगर ये अधिनियम विश्व गुरु देश में आ जाएगा, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो भी उस समय रहे, वो पूरे विश्व में एक अप्रोच कर पाएंगे कि ये कानून हम हमारे देश, आपके देश को भी दे सकते हैं। तो जब वो कानून दूसरे देश में जाएगा तो राम राज्य में कहलाएगा। तो पूरे विश्व में, इसीलिए आप जो हमारा ये स्क्रीन पे आप पूछ रहे थे थोड़ी देर पहले कि ये पूरा भगवा और पूरा राम राज्यम, तो अगर ये सारे देशों ने कानून अपना लिया जितने भी पीछे दिए हुए हैं, तो ऑब्वियसली राम राज्यम पूरे विश्व में आ जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि पूरे 25 साल पूरे विश्व में सीज फायर हो जाए। सीज फायर यानी कि कोई भी देश हथियार में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो कल्याणकारी काम में पैसा यूज करेगा। तो सोचिए, अगर हथियारों से पैसा बच गया तो इतना पैसा है विश्व के पास कि कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि कितनी अच्छी एक दुनिया बन सकती है। लेकिन उसकी शुरुआत कहीं से तो करना होगी, तो यहीं से क्यों ना करें हम। दोस्तों, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का जो सपना संस्था राम राज्यम दिखा रही है या अभी समझा रही है, सपना तो बहुत अच्छा है। और एक अच्छे हिंदुस्तान की कल्पना के लिए हम भी यही प्रार्थना करेंगे कि दीपक जी और उनकी टीम को इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी बातों से कन्विंस हो, ताकि वो भी एक ऐसे अधिनियम विश्व गुरु के समर्थन में जुटे और सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर दें कि वो दावे और वादों की जो अब तक की राजनीति है उससे हटके वास्तविक पोर्टल पर काम करके दिखाएं और इस अधिनियम को लागू करके भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करके दिखाएं। और यकीन मानिए दोस्तों, भ्रष्टाचार जितनी भी देश की समस्या है उनमें यकीनन सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि इससे सिर्फ एक व्यक्ति परेशान नहीं है या एक तबका परेशान नहीं है, इससे सभी लोग परेशान हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे बच्चा हो या फिर बुजुर्ग हो, महिला हो या पुरुष हो, सब परेशान है। ऐसे में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज पर काम होना चाहिए तो वो भ्रष्टाचार है। और ऐसे युवा, दीपक सिंह परमार जैसे युवा और इस दिशा में आगे आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है देश के लिए। और हमारी तो यही प्रार्थना है कि लोग इनका भरपूर साथ दें और ये लोगों को अपने ज्यादा से ज्यादा बातें कन्विंस करवा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।